बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। दूसरों का ख्याल इसलिए मैं हमेशा सेकेंडरी कहती हूँ क्योंकि लोग अपना ख्याल नहीं रखते। अपना ख्याल रखने से मुराद अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को वेल्थ नहीं समझते। एक्चुअली तो अमीर इंसान व्यूअर्स वो है जो हेल्दी है, जो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जी सकता है और जो एक एक्टिव इंसान है। अब एक्टिव इंसान की क्या इंडिकेशन होती है? एक्टिव इंसान की ये इंडिकेशन होती है कि दिन में एक दफ़ा इंसान जो है कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसी चीज़ करे जिससे इंसान एक्टिव रहे। एक ऐसी एक्सरसाइज जो हर इंसान के लिए सूटेबल होती है, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बेबी हों, क्योंकि अब बेबी योगा भी होता है, जो बेबीज़ की एज से लेके मतलब आप एक सीनियर सिटीज़न भी हैं तो तब आपको सूट करती है, और वो है योगा। फेस योगा एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है जिससे एंटी एजिंग के बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन खैर, योगा के बारे में तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ ये आपसे बात और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वर्जिश, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। 2024 के गोल्स की बात करें तो बहुत से लोगों ने ये गोल सेट किया था इस साल के लिए कि भाई 2024 में हमने एक हेल्दी लाइफ जीनी है, हमने एक्सरसाइज करी। बड़े लोगों ने, भाई बहुत से लोगों ने, बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी स्टेटमेंट्स पास किए। आपने मैगजीन्स में भी देखा, लोगों ने कहा कि भाई फ़लाँ की न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। मुझे भी बड़े लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपकी क्या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है, और मैंने कहा कि क्या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बताऊँ, सारा कुछ तो कर ही रही हूँ। तो आगे से कहा कि नहीं एक्सरसाइज, मैंने कहा वो मैं डेली करती हूँ। नींद को पूरा करना, मैंने कहा वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी करूँ, और अगर नहीं एक दिन पूरी होती तो नेक्स्ट डे उसे कवर करने की कोशिश करती हूँ। पानी ज़्यादा पीना है, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी मिकदार में पीती हूँ। मज़ा तो तब आता है जब इंसान ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी की एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना लेता है। एक्सरसाइज सिर्फ तब नहीं करनी जब कोई इवेंट आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, कोई फैमिली में ऐसी चीज़ आ रही है कि हमने बड़ा फिट लगना है, कोई एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, वज़न जल्दी कम हो जाएगा। या फिर एक्सरसाइज इसलिए आपने नहीं करनी क्योंकि आपकी कोई फ्रेंड या कोई और शख्स कर रहा है तो आपका एक ग्रुप बन गया है, तो आपने इसलिए कुछ दिनों के लिए वो एक एक्टिविटी कर ली। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का डेली हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके साथ अक्सर शेयर किया, आज फिर आपको रिमाइंडर दूंगी कि हमारे घर में डॉग्स हैं। उन डॉग्स को वॉक पे ले जाना होता है, कोई और क्यों उनको वॉक पे लेके जाए। तो मेरे हस्बैंड और मैंने ये डिसाइड किया कि भाई डॉग्स को वॉक सुबह शाम हम दोनों खुद ही कराएंगे। तो एक टाइम तो हम दोनों साथ लेके जाते हैं और शाम को या वो ले जाते हैं या मैं ले जाती हूँ, लेकिन एक टाइम हम दोनों मियाँ बीवी साथ एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी रनिंग भी करते हैं डॉग्स के साथ, वॉक भी करते हैं। बड़ी अच्छी जो है वो एक इंटरवल ट्रेनिंग हो जाती है जिसमें वॉकिंग रनिंग दोनों का एक एलिमेंट आ जाता है। देखिए, हर बंदे को डिफरेंट चीज़ सूट करती है। जो लोग मुझे कहते थे कि भाई क्या करें, हम कहाँ से जिम की इक्विपमेंट लेके आएँ, एक्सरसाइज की चीज़ें कहाँ से लेके आएँ, अफोर्डेबल नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन अपने पैरों का इस्तेमाल करना और किसी भी लोकल जगह से जाके जॉगर ख़रीदना इतनी कोई महंगी चीज़ तो नहीं होती ना। टांगों का इस्तेमाल तो कुछ नहीं कॉस्ट करता हमें। तो हम अपने घरों के बाहर जो हमारी गलियां हैं या इर्द गिर्द पार्क है, वहाँ पे जाके तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा की अभी तो कुछ लम्हे पहले बात की, आपको योगा का सेटअप भी हमने दिखाया, आपको समझ आ गई होगी कि आज हम योगा से रिलेटेड बातचीत भी करेंगे और वर्जिश से रिलेटेड बातचीत करेंगे और आपको एक्सरसाइज करके भी दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इस सोच और इस मेंटालिटी से निकल आए कि जिम की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये जो ज़मीन पे मैट पड़े हुए हैं, अगर आप इन मैट्स को देखें तो ये मैट्स बेसिकली एक थिन एक बेसिकली कवर है जो आप ज़मीन पे रखते हैं ताकि आपको सख्त ज़मीन जो है वो हर्ट ना करे। तो इस तरह के मैट नहीं तो इस तरह के इस साइज़ के कालीन भी लोगों के घर में होते हैं, आप उस कालीन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लिमिटेड नहीं है कि आपने यही चीज़ें, इतनी भी इक्विपमेंट नहीं आप अफोर्ड करते। आप वेट्स नहीं अफोर्ड करते तो पानी की बोतलें मिलती हैं, 1.5 लीटर की भी मिलती हैं और वो 500 ml की भी मिलती है। 500 ml की बोतल को भर लें और उसको वेट्स और एक्सरसाइज के तौर पे यूज़ कर लें। हम तो घर में ही प्रेजेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। स्टेपर मशीन लोग कहते हैं कि यार बड़ी महंगी होती है, बट आप अपने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियों से ऊपर जाएँ, सीढ़ियों से नीचे आएँ, सीढ़ियों से ऊपर जाएँ, सीढ़ियों से नीचे आएँ। 15-20 मिनट ये एक्सरसाइज कर लें, आपकी लोअर बॉडी के लिए बेहतरीन है, आपके काव्स के लिए बेहतरीन है, आपकी टांगों की बड़ी अच्छी शेप हो जाएगी। सो द पॉइंट इज़, एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को कन्विंस करना और मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। देखें, अगर ये बहुत आसान काम होता
तो सारी दुनिया इसको करते हुए इतना सोचती क्यों, इतना कंसिडर क्यों करती। लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि हम एक्सरसाइज को 100% अपनी ज़िंदगियों में अवॉइड करें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये इस तरह की स्मार्ट वॉचेस ली हुई हैं, लेकिन जब आप उनसे कहें कि भाई आज तुमने स्टेप्स कितने किए हैं, तो आपको जवाब ये मिलता है कि भाई 1500 स्टेप्स कर लिए होंगे, 1800 स्टेप्स कर लिए होंगे। यानी कि आपकी मूवमेंट है ही कुछ नहीं। मैं आपको वैसे एग्जांपल देती हूँ, सुबह का वक्त है, मैंने ऑलरेडी 7883 यानी कि 8000 स्टेप्स कर लिए हैं, यानी कि 4 मील 4 माइल्स से ज़्यादा मैं चल चुकी हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने सुबह अपनी एक्सरसाइज कर ली है। रात तक 12,000 से लेके 15,000 स्टेप्स हो जाएंगे। अच्छा, स्टेप्स लोग बहुत कह रहे हैं आजकल के 8,000 से 10,000 स्टेप्स कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है एक्टिव रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके अंदर आपके एक्टिव स्टेप्स भी होने चाहिए, यानी कि आधे पौने घंटे की लगातार एक्सरसाइज होनी चाहिए। बहुत से लोग 20,000 स्टेप्स भी चल देते हैं क्योंकि उनका काम ही चलने फिरने का होता है, लेकिन उसमें एक्टिव स्टेप्स नहीं होते। तो आपने कदम तो बहुत से लिए हैं, पैर भी दर्द कर रहे हैं, गिटे गोटे भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसका बेनिफिट कुछ नहीं हुआ ना आपके मसल्स को, क्योंकि 2-3 मिनट के लिए आपने वॉक अराउंड किया, फिर आप बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद आप उठे। ये एक अच्छी चीज़ है, हिलते जुलता रहना चाहिए, लेकिन एक्टिव स्टेप्स भी आपके दिन में एटलीस्ट 40-45 मिनट के होने चाहिए। और अगर कोई इंसान स्ट्रगल करता है इसके साथ, तो कम से कम 4 दफ़ा हफ्ते में एक्टिव स्टेप्स होने चाहिए और दिन में हिलते जुलते रहें। भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोग इतने खुश होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इतनी तारीफ़ करते हैं कि यार टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी आसान हो गई है। ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन ज़िंदगी जो है मुश्किल भी बहुत हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले हम स्टेप से ऊपर नीचे जाते थे, अब लोग लिफ्ट और एस्केलेटर, वो जो सीढ़ियाँ जो खुद ही आपको ऊपर पहुँचा देती हैं, मॉल्स और सब जगहों पे एस्केलेटर्स या आप लिफ्ट्स देखते हैं। गाड़ियाँ लोग पार्किंग बिल्कुल सामने होती है, लोग लिटरली वैले को गाड़ी पकड़ाते हैं कि भाई आप हमारी गाड़ी या बाइक लगा दीजिएगा, और लोग अंदर चले जाते हैं। यानी कि इतना भी चलना नहीं पसंद करते कि पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करके या बाइक पार्क करके चल के जाएं। व्यूअर्स, अगर हम चलना फिरना छोड़ देंगे तो हमारी टांगों का क्या काम रहेगा? अब तो ऐसी मैंने डिवाइसेस देखी हैं कि लोग जो हैं, मतलब दुबई वगैरह में मॉल्स में आप देखते हैं कि लोग वो एक चीज़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसके बटन को दबा देते हैं, स्कूटी टाइप, और वो आपको एक से दूसरी जगह ले जाती है। मतलब शॉपिंग जाना है और शॉपिंग के लिए भी हिलना नहीं है, वो भी तो एक एंजॉयबल एक्टिविटी है। मुझे याद है बचपन में हम लिबर्टी मार्केट, या ये लाहौर में लिबर्टी मार्केट जाया करते थे, या अपनी क्या है उसका नाम, स्टेडियम जो था, क्या है उसका नाम, गद्दाफी स्टेडियम, उस साइड पे जाते थे। वहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते थे, उस ज़माने में फेस्टिवल्स बड़े हुआ करते थे, हम वहाँ पे जाते थे घूमने फिरने के लिए। और कभी भी ये नहीं सोचते थे कि यार गाड़ी बहुत दूर पार्क है, हम तो कहते थे गाड़ी बाइक कोने में पार्क करें, चलें फिरें घूमें इंजॉय करें। आई डोंट नो व्यूअर्स, फोर्ट्रेस स्टेडियम, मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम भी सोच रही थी, वहाँ पे बड़ी शॉपिंग होती थी। एक पहले ज़मानों में एक बुटीक भी होती थी नी पुनाल के नाम से, हर बंदे को होता था कि लेटेस्ट डिज़ाइन कब निकलेंगे, लसाक जूते होते थे। अब तो खैर ये ब्रांड्स भी नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन एक एक्टिविटी होती थी मूव अराउंड करना। ऑनलाइन शॉपिंग ने अजाब ये किया कि हमने फिर हिलना छोड़ दिया। वो भाई हरकत में बरकत है, हिलेंगे जुलेंगे एक्टिव रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाएंगे ना। और बच्चों के बारे में हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हिलते नहीं हैं, हमारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते। ओ भाई, अगर माँ बाप सारा दिन, वो जो कहते हैं ना, जो पंजाबी में कहते हैं मंजिया तोड़ते रहेंगे, सारा दिन आप लोग बैठे रहेंगे, उठेंगे ही नहीं, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी आपको सिर्फ देखेंगे और कहेंगे कि भाई अम्मा बाबी बैठ के अपने मोबाइलों पर लगे हुए, हम भी बैठे रहेंगे। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्टिव जिंदगियाँ गुजारे, मूव। हमारी बॉडीज़ मूवमेंट के लिए बनी हैं। गाड़ी को भी आप खड़ा रखेंगे ना कुछ दिनों के लिए, उसके अच्छे भले जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना कि गाड़ी को भी डेली आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, वरना बैटरी डेड हो जाती है। तो हमारे मसल्स, हमारी बॉडी भी ऐसी है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। ये वो आपकी बॉडी वो चीज़ नहीं है जिसको आपने बस एक डेकोरेशन पीस की तरह घर में रख लिया। ये एक यूज़ की डिवाइस है, या वटेवर जो भी आप उसको बुलाना चाहें। जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, अगर एक सेहतमंद, खूबसूरत और भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जी लें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ना कि बीमारियों में और टेंशनों में। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि भाई चुगन तुम इस विंटर बीमार नहीं हुई थी। अल्लाह का शुक्र है नहीं बीमार हुई, बट इसलिए नहीं बीमार हुई क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी करती रही, मैंने अपनी मल्टीविटामिन्स, अपनी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा, मैंने कोई अजीबोगरीब डाइटिंग नहीं की, नींद को भी पूरा करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है। जिस बंदे की नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी, जो एक्टिव भी नहीं होगा, वो बंदा हर दूसरे दिन बीमार होगा।
और इसीलिए आजकल हमारे बच्चे भी इतने बीमार हो रहे हैं। एक्टिव लाइफ, आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे और 042992000648 हमारा नंबर है, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, शेफ आमना इलियास के पास जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी एक्टिव रहने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ खड़े खड़े तो आपने आवाज़ दे दी गद्दाफी स्टेडियम की, तो अब ये मुझे बताइए, वैसे तो फोर्ट्रेस स्टेडियम कहना था बट ओके, बात एक ही है। तो ये बताइए कि आपकी नज़र में एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है? जितना ज़रूरी है, हम लोग ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहना ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है। और एक्टिव रहने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज जैसे आपने भी बताया कि हम करें, और वही जैसे आप कह रही हैं कि मतलब इतना कोई आउट ऑफ द वे जाके कि अब हम जिम ज्वाइन करेंगे जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी डेली रूटीन में भी नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे योगा हो गया, या जैसे आप सुबह उठे हैं नॉर्मली आपकी वॉक है, खुद आप अपने आप को वार्म अप रखने के लिए बॉडी आप जो है वो कम से कम एक्टिव रहे, ताकि आप अपनी पूरी रूटीन को उसी तरीके से एक्टिवली लेके चल सकें। तो ये है। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार हाँ मैंने करना है, जाना है। मोस्टली अब मैं अगर खुद भी कहूँ कि काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल तो है, हाँ, बट वही होता है ना कि अच्छा एक्सरसाइज करनी है, अच्छा चलो कल से शुरू करेंगे, जी, वो कल आता ही नहीं है, वो नहीं आता, पूरा भाई साल अभी बात करें कि यार एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं तो उठ जाओ जी, जॉगर पहनो, वॉकिंग शूज पहनो और निकलो बाहर। इस तरह ही देखो 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट इतना ज्यादा होता है कि वो उनसे नहीं वॉक की जाती, भाई 10 मिनट से तो शुरू करें। मेरा जब इससे 45 किलो ज्यादा वेट था, जब नूर की प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ज्यादा वेट चढ़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने डेली वॉक 10 मिनट से शुरू की। मेरे से 10 मिनट से ज्यादा होता ही नहीं था, पैर सूज जाते थे, टांगों में दर्द शुरू हो जाती थी। वो 10 से 12 मिनट हुए, 12 से 15 मिनट हुए, 15 से 20 हुए। अब अल्लाह का शुक्र है 45 मिनट्स टू 1 आवर सुकून से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। टाइम लगता है। बिल्कुल। किचन में क्या बन रहा है? किचन में आज आलू मटर वाला पुलाव बना रहे हैं हम, तो उसके बस सिंपल से बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको पता है सर्दियाँ हैं तो जो वेजिटेबल्स हैं उन्हीं को कोशिश होती है कि कंज्यूम करें, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं। तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ पहले। बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा घी चाहिए हमें 1/4 कप, काली मिर्च 10 से 12 अदद ले रहे हैं। ये जो गरम मसाला इसमें रिक्वायर्ड होगा, दालचीनी 2 अदद ली है, बड़ी इलायची 1 अदद है, बादियान के फूल लिया है मैंने 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, लौंग 2 अदद है, प्याज 1 अदद ले रही हूँ, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, हरी मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, सुरख मिर्च ले रही है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, जायफल पाउडर 1/4 चाय का चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच है, दही है 3 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब या चिकन स्टॉक जो भी आप लेना चाहें, मैं क्यूब ले रही हूँ तो 2 अदद लिए हैं, आलू 4 अदद हैं, मटर मेरे पास 1.5 कप है, और इसके साथ पानी 1.5 कप लेंगे। चावल 500 ग्राम है जिनको हम इसमें ही हम लोग इनको बॉईल करेंगे। आपको मैं ब्रीफ कर देती हूँ रेसिपी। इसमें मैंने जो घी डालूंगी सबसे पहले, उसके अंदर फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, दैन उसमें फिर हम लोग अपना अनियन डाल देंगे, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो साबित गरम मसाले हैं वो सारे ऐड करके टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं गाजर और जो मटर हैं ये ऐड कर देंगे। आलू आप ऐड करना चाह रहे हैं आलू ऐड कर दें। दैन वो जब थोड़े से टेंडर हो जाएंगे, बिल्कुल हमने उनको 80% ऑलमोस्ट छोड़ देना है। दैन फिर उसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है या चिकन स्टॉक, और उसके बाद जब उसको बॉयल आ जाएगा उसमें राइस डालेंगे और उनको दम दे देंगे जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे। और देखिए ना, वेजिटेबल राइस एक ऐसी हर बंदे की फेवरेट है। इसके अंदर आपने प्रोटीन कंटेंट ऐड करना है तो छोटा सा बेशक एक पीस टिक्के का दे खा लें, साथ सीख कबाब इसके खा लें। शामी कबाब बड़े मज़े लगते हैं पुलाव के साथ। इसी के साथ आप शामी कबाब एक सर्व कर दें, साथ में ये दे दें, बच्चे इस बहाने सब्जियां भी खा लेंगे, रायता सलाद एक एडिशन इसके साथ हो जाएगी, एंड देयर यू गुड टू गो। सो अगेन, बहुत से लोग अब ये देख रहे होंगे और कहेंगे यार आलू और चावल किस तरह खाएं, फैटनिंग, वो उससे भी वज़न बढ़ने की टेंशन उस बंदे को होती है जो हिलता जुलता नहीं है। अगर आप एक फिजिकली एक्टिव इंसान हैं, अभी आप आमना से बेशक पूछ सकते हैं कितनी दफ़ा खाना बन रहा होता है, मैं किचन में आके प्रॉपर मतलब समोसे खा लूँगी, शामी खा लूँगी, जो भी चीज़ बन रही होगी आके मैं खाऊँगी, और मैं आज राइस भी खाऊँगी साथ रायते के और सैलेड के। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि मैंने एक्सरसाइज की हुई है, मेरी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो फिर आपको पागलों वाली डाइटिंगों की तरफ भी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, आपका वेट एक मुनासिब अंदाज में कंट्रोल में रहता है। सो आज एक्सरसाइज और एक्टिव रहने पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराएंगे जो
बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट इंसान हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, योगी नईम, और उनके टीम मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल योगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आपको फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहा जाता है। तो आपसे मुलाकात करेंगे हम ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. Father of modern yoga is with us, योगी नईम। इनको बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है। 1998 से योगा की ट्रेनिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं, और इंटरनेशनली भी योगा की ट्रेनिंग इन्होंने बहुत से ममालिक में दी है। इसके साथ इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के आप मेंबर भी हैं, एंड इनके साथ इनकी टीम ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, एंड देन वी हैव विद अस ऑल्सो बशीर खान, नदीम भट्ट एंड योगी अनवार। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में बीइंग अ योगी, एक्सरसाइज की, वर्जिश की, एक्टिव रहने की क्या अहमियत है? अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आपको ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए। सांसें लेना ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी गुजारना ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी जीना ज़िंदगी है। हम में से कितने लोग हैं जो ज़िंदगी जी के जाते हैं, और ज़्यादातर लोग ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। ज़िंदगी बेड पे भी गुजर सकती है। जो सांसें आपकी लिखी हुई हैं वो आपने उतनी लेनी हैं, उससे ना कम ना ज़्यादा। लेकिन क्या उन सांसों पे आप अपने पैरों पे जा सके? आपकी जो आखिरी लम्हात हैं, आप अपाहज तो नहीं हुए, किसी के मोहताज तो नहीं हुए? अगर आप मोहताजी से बचना चाहते हैं, पैरालाइज ना हो आप ज़िंदगी में, तो आपको ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए। ज़िंदगी का ताल्लुक़ आपकी वर्जिश के साथ है। अगर हम खाना पीना खाते हैं, 24 घंटे हम अपने खाने की तवज्जो रखते हैं, तो क्या हम अपने इस जो खाया है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हमने क्या किया? हम कितने अवेयर हैं लाइफ में, अपने साथ कितने अटैच हैं, अपने आप से तो नहीं बिछड़े हुए। एक रिसर्च हुई, जैसे ऑक्सफोर्ड ने इस पर रिसर्च की, इस पर मेंटल जो आपकी जो अवेयरनेस है, कि उन्होंने कुछ ख़वातीन जो घर में काम करने वाली, उनको इकट्ठा किया और 50 एक साइड पे कर दी, 50 एक साइड पे कर दी। 50 को कहा कि आप जा सकती हैं, और 50 को उन्होंने ट्रेनिंग कराई कि आप जो घर में काम करती हैं, इसके इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, इसके इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, इसके इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, ये काम करने से इतने कैलोरीज बर्न होते हैं। फिर उन्होंने 1 साल बाद उनको इकट्ठा किया, तो जिनको उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, जो जानते थे कि इसके करने से कैलोरीज बर्न होते हैं, उनका जो फिटनेस का लेवल और जो नहीं जानते थे उनके फिटनेस के लेवल में फ़र्क था। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में अवेयर हो जाएं, आप हर लम्हे अपने हर काम से अवेयर होकर आप मेंटली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है ज़िंदगी। अच्छा योगी नहीं, मैंने ब्रेक से पहले एक बात कही कि हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है, टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। सोशल मीडिया के असरात पे सब मुत्तफिक हैं कि उसकी पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोग बड़े खुश हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट सोचती हूँ। लिफ्ट ना बनती तो अगर 8वें मंजिल पे भी जाना था तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता। बिल्कुल। लिफ्ट्स पहले पेशेंट्स और उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, जो अपनी टांगों का या किसी वजह से बीमारी या किसी इशू की वजह से नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसको अब एक आपने नॉर्मल लग्जरी बना दिया। दूसरा, सीढ़ियों का तो इस्तेमाल ही खत्म हो गया। अब सीढ़ी पे भी चढ़ना है तो एस्केलेटर पे चलना है, जो खुद ही आपको ऊपर पहुंचा देती है। ये तो मैं बेसिक बातें कर रही हूँ। पहले गाड़ी या बाइक आपने अपनी खुद लगानी है, आप मॉल भी जा रहे हैं, अब मॉल पे वैले हो गए, वो आपकी बाइक भी पार्क कर देते हैं आपके लिए। तो लोगों ने अब बिल्कुल ही जो है ना चलने फिरने को गुड बाय कह दिया। ये मैं चलने फिरने की बात करी हूँ, एक्सरसाइज तो अगला लेवल है। तो आपकी नज़र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या हमें फ़ायदे दिए कि नुकसान, वर्जिश और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहन, इसका सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो लोग हैं वो 50 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता था, 20 साल में बुढ़ापा शुरू हो गया। कैसे? 20 साल का बच्चा भी जो है वो पानी नहीं पीना चाहता, वो कहता कोई पानी मुझे ला के दे। 20 साल का बच्चा भी जो चाहता है कि लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाऊँ, मैं सीढ़ी से ऊपर ना जाऊँ। आपको याद है बच्चों को, मतलब अक्सर ऐसा होता था कि गलियों में, मतलब या मोहल्ले में, मैं ये नहीं कह रही कि मेन रोड्स और उन पे, बच्चों को कहा जाए बेटा जा ज़रा 2 बोतलें ले आ, यू नो, घर वालों के लिए, या पुत्र जा ज़रा दही बल्ले या गोलगप्पे ले आओ। याद है? लड्डू पीठियाँ जाके ले आओ। वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। बैठे ऑनलाइन किसी डिवाइस पे ऑर्डर किया,
आपके दरवाजे तक चीज आ गई कि मतलब अब हम दुकान तक भी नहीं जाते चल के। देखिए चलिए उसी में चलने फिरने में 15 मिनट लग जाते थे, 20 मिनट लग जाते थे। इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो भी लो हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई। आपने देखा जो सर्दियां गुजरी हैं सारी, मतलब ये जो मतलब 2023 का एंड था कितना हॉरिफिक था। क्या हर बंदा बीमार हो रहा है, अस्पताल पहुंचा हुआ है, हालतें ख़राब हो गई हुई हैं। और यंग लोगों को, हम लोगों को खांसी जुकाम जब हम यंगर होते थे कितने होते थे, ख़त्म हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। योग तो जो इसको बीमारी नहीं समझता। आप जो फ्लू है या कफ है आपका, ये बीमारी नहीं है, ये तो साइन है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको कोई इन्फेक्शन ऐसा है या आपको स्वेलिंग है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है जिसकी वजह से आपको फ्लू हो रहा है या आपको जो है वो कफ हो रहा है। तो इसके लिए जो है वो डीप स्लीप की बड़ी ज़रूरत होती है। आपकी स्ट्रेस लेवल, रिलैक्सेशन कितनी है आपकी, आप मेंटली कितने रिलैक्स हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपका दिमाग स्ट्रेस में है तो नहीं, मुझे बताएं आजकल कौन बंदा रिलैक्स्ड है? मुझे आप बताएं कि कौन सा बंदा आजकल आपको नज़र आता है जो सुकून की नींद सोता है? एक तो लोग हिलते नहीं हैं, ना हिलने की वजह से आपका दिमाग तो थक जाता है लेकिन जिस्म नहीं थकता, जिस्म भी नहीं थकता, एक्चुअली दोनों चीज़ें नहीं थकती, जिसकी वजह से रात को लोग लेटे होते हैं। बहुत से लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अग्री करेंगे आपको भी लोग कि दिमाग नहीं चुप करता। आंखें बंद होती हैं, दिमाग चल रहा होता है, आंखें बंद होती हैं। अच्छा, ये सारा प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस क्या है? कंपैरिजन का स्ट्रेस है, मुकाबलेबाजी। स्ट्रेस कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है। जब इंसान कंपैरिजन में चला गया तो उसका सुकून चला गया, सुकून खो गया। अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो अपने साथ जो मौजूदा नेमतें हैं इन पे आप कितने सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फेक्शन आपकी जो है ये सुकून है। अगर आप सेटिस्फेक्शन आप खो चुके हैं तो आप कभी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर एक्सरसाइज का जहन, मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? एक्सरसाइज का, वर्जिश का। नींद अपनी जगह ठीक है, मैं एक्सरसाइज पे आज फोकस करना चाहती हूँ जिसमें हम योगा को इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या वर्जिश और वर्जिश के जुमरे में योगा आता है? बिल्कुल बहन, वर्जिश के क्योंकि बड़ा स्लो होता है ना, तो लोग कहते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। मैं क्लैरिटी के पॉइंट जी मैं इसको यूं कहूँगा कि बल्कि योगा तो आपको वर्जिश की तमीज़ सिखाता है। अन्य वहाँ एक्सरसाइज करना कोई फिटनेस की निशानी या कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, योगा तो आपको तमीज़ सिखाता है कि अपनी बॉडी को यूज़ कैसे करना। अब बंदा पैदाइशी बदतमीज हो तो वो क्या करेगा? तो ये सोच रही हूँ ना, तो पैदाइशी बदतमीज है वो किधर से? योगा, सारे मेरे भाई मेरे साथ एग्री करेंगे। योगा बहन एक टेक्निकल टर्म है जो कि आपके जो सदियों पुराना तरीका इलाज है। जब मेडिकल नहीं था, जब हिकमत नहीं थी, इंसान बीमार तब भी होता था। तो योग की जो पुरानी किताबें, सदियों पुरानी किताबें, उनमें सारी चीज़ें मेडिकल जो आज रिसर्च करने के बाद बता रहा है उनमें लिखा हुआ है। जैसे कि मिसाल देता हूँ, 72,864 नाड़ियाँ, योगा ने कहा 72,864 नाड़ियाँ जिसमें मौजूद है, नर्वस सिस्टम, जिसको मेडिकल ने 72,000 माना। 864 का फ़र्क है, 72,000 माना। अब वो फिगर अगर मैच कर रही है सदियों पुरानी किताब के साथ, तो ये एक ऐसा इल्म है जो आपको तमीज़ सिखाता है कि अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करना है। ये वाहिद वो जिस्म है जिसने आखिरी सांस तक आपका साथ देना है। इससे मोहब्बत करें, इसके ऊपर जबर ना करें, इसके ऊपर जुल्म ना करें, इसकी केयर करें। आप इसके अगर आप इसको समझते हैं कि ये अमानत के तौर पे आपको मिला है तो आप इसकी ज़रूर केयर करेंगे। योगा ने ये पॉइंट दिया कि अदम मलकियत हो जाएं, किसी भी चीज़ को अपनी मलकियत ना माने, अपने जिस्म को भी अपनी मलकियत ना माने। ये एक अमानत के तौर पे आपको दिया गया है, इसकी आखिरी दम तक आप केयर करें। फिर इसको उजागर किया कि आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फ़िटनेस को कितना हमने अपनी ज़िंदगी में अहमियत का वो हामिल बनाना है, कितनी अहमियत होनी चाहिए फ़िटनेस की। अगर ये चीज़ इंसान को समझ आ जाए कि ये मेरा नहीं है, इंसान ने इसको वापस करना है जिस्म को, तो फिर इंसान फ़िटनेस की तरफ आ जाता है, फ़िटनेस के लिए काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये इंसानी जिस्म जो है, अगर आप इसको रोक लेते हैं, 84% पानी है जिस्म के अंदर। 84% पानी का मतलब है कि अब इसको चलना चाहिए, क्योंकि खड़ा हुआ पानी स्मेल देता है। बिल्कुल, खड़े हुए पानी में कभी भी खुशबू नहीं होती। जो पानी चलता रहता है उसमें खुशबू होती है, जो पानी चलता है वो पाक होता है। इंसान अगर अपने जिस्म को पानी समझ के चलाना शुरू कर दे, खड़ा हुआ होता है उसमें डेंगू होता है। बिल्कुल, एक वक्त था जब हम ऐसी बातें करते थे और हम लोग कहते थे कि भाई खड़े हुए पानी से बू आती है। अब तो जिस भी चीज की बात करें, इससे डेंगू होता है, इससे मलेरिया होता है, इससे कोविड होता है, इससे एल होता है, इससे वाई होता है, इससे जेड होता है। एक तो बीमारियों का भरमार। ये इंसान बीमारियों का घर इसलिए हुआ है, रोक लिया इसने अपने आप को। अगर ये पानी रुक जाएगा, जो 84% पानी है, मेडिकल भी इसको कहता है 84% पानी है, तो पानी रुक जाएगा तो फिर आप बीमारियों का घर ही बन सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप फिट तो नहीं रह सकते। फिट रहना है तो आपको इसको चलाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा जो जानता हो। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है
कि ट्रेनर भी जानता हो कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी, जैसे मैंने तमीज़ की बात की, योगा सिखाता है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपका ट्रेनर कितना क्वालिफाइड है, उसने पढ़ा हुआ है। दुनिया की तमाम चीज़ों को हम ठीक कराने के लिए अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं, लेकिन वाहिद जिस्म है जिसके लिए हम कहते हैं कोई बात ही नहीं। ये दुनिया की सबसे आला मशीन है और इसको हम ठीक करने के लिए कहते हैं कोई भी करवा दे, कोई भी इसको ठीक कर दे। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी ठीक कर दे, कोई भी ठीक का हमें इंटरेस्ट नहीं होता। हम अपने जिस्म को वो वाला रगड़ा देते हैं तो जो हम अपनी गाड़ियों को और अप्लायंसेस को भी नहीं देते। बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह। गाड़ी, मैं अक्सर आजकल गाड़ी का एग्जाम्पल देती हूँ तो लोग कहते हैं तुम अच्छी हो, तुमने गाड़ियों के साथ इंसान को, मशीनरी के साथ, बट सोचने की बात है, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ऑयल हमने उसका चेंज कराना है, उसके एयर फिल्टर्स चेक कराने हैं, अगर बंद कुछ रिक्शा भी है तो अगर उसके अंदर कोई हवा का सिस्टम है, एक एक चीज़ को चेक कराना है कि आए हाय कहीं ख़राब ना हो जाए। जी जी, उसकी हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि मसला ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल। टाइम पे या टाइम से पहले चीज़ करानी है। गाड़ी के टायर अगर ख़राब से हो रहे हैं तो पहले ही उनको चेंज करा लो, इससे पहले कि खुदा न खासा मोटर पे या किसी और जगह पे फट ना जाए। राइट? बिल्कुल। हमारा जिस्म जब तक टूटने को बर्बाद, हम मरने वाले नहीं हो जाते, हम अपने डॉक्टर पे नहीं जाते या इलाज नहीं करते। और योगी भाई सबसे बड़ी बात ये कि बार बार मौत के करीब जाके अपने आप को वापस लेके आते हैं कि जैसे कोई खेल है, जैसे कि खेल है। इस जिस्म में हमने सारी जिंदगी गुजारनी है, गाड़ियां बदली जाती हैं, बाइकें बदली जाती हैं, साइकिलें बदली जाती हैं, अप्लायंसेस बदल सकते हैं, जिस्म इसी में जिंदा रहना है, इसी में मरना है। बॉडी ट्रांसप्लांट नहीं होता। इसकी बड़ी वजह बहन पास्ट और फ्यूचर है। आज का इंसान खोया हुआ है पास्ट में या फ्यूचर में और सेंसलेस लाइफ गुजार रहा है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, थॉटलेस पोजीशन में नहीं आता। हम पास्ट में होंगे तो डिप्रेशन है, हम फ्यूचर में होंगे तो एंग्जाइटी है। और आज जिस बंदे को आप देखें या वो डिप्रेशन में है या वो एंग्जाइटी में है और वो सेंसलेस लाइफ गुजार रहा है। सेंसलेस लाइफ जब गुजारेगा तो उसको अपनी केयर नहीं होगी, उसको अपने जिस्म की केयर नहीं होगी, उसको फील नहीं आएगा। हम थॉटलेस नहीं हो पाते ना। हम किसी भी जगह बैठे हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और होता है। हम फिजिकली जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होते। जब तक हम मेंटली मौजूद नहीं हो जाएंगे, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, माइंडफुल होना, जिसको हम अंग्रेजी में पूरी दुनिया में आजकल देख रहे हैं, बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस तो योगा तो माइंडफुलनेस अज़ल से सिखा रहा है। अज़ल से सिखा रहा है बहन, सदियों से कम और बेश 6000 साल पहले से इस पे काम हो रहा है कि आप जो फिजिकली काम करें मेंटली उसमें इन्वॉल्व हों। आज अगर लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो मेंटली जो है वो प्रेजेंट ना होना है, क्योंकि ये सारे दिमाग से आपके जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब आप मेंटली कहीं और होते हैं और फिज़िकली कहीं और होते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो चुकी है बॉडी और माइंड की। माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन होगी तो आप हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे, आपकी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सो अल्टीमेटली वही वाली बात है, बैलेंसिंग एक्ट। मियाना रवि, बिल्कुल। अगेन इस्लाम किस चीज़ का दर्ज देता है? मियाना रवि, बैलेंस में ज़िंदगी को लेके चलें। लेकिन बात यह है कि हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और बाय द वे इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, हमारी सब हम जेवर, इवन कपड़ों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जबकि आपको पता है 1 2 3 दफ़ा आपने पहनने हैं और फिर आपने उनको भी डिस्कार्ड कर देना है। चले, जिनको एसेट समझते हैं, ज्वेलरी, गाड़ी, बाइक, व्हाटएवर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ये सारी चीज़ें हम एसेट समझते हैं। इस जिस्म को हम क्यों नहीं एसेट समझते, जिस जिस्म में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी? आखिरी सांस तक इसने साथ देना है आपका। और अगर ये फिट नहीं है, घर तो हमें अच्छा चाहिए, लेकिन ये जो घर है जिसमें सारी ज़िंदगी गुजारनी है, आखिरी सांस तक रहना है, इसके लिए केयर करना क्यों नहीं हम मुनासिब समझते कि इसकी केयर कर ली जाए, इसको फिट रखा जाए, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कि नहीं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि आप और आपकी पूरी टीम जो है, मतलब आप और आपकी जो पूरी ये टीम है, और ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ा एक सर्कल है पूरे पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली भी आप लोगों की, मतलब आप सब इंटरकनेक्टेड हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप हमें गाइड करें अभी ब्रेक के बाद कि 10 to 15 मिनट्स में क्या हम डेली की रूटीन में चीज़ ऐड कर सकते हैं। आई होप कि हमारी गुफ्तगू से जो घर पे बैठे लोग शो देख रहे हैं मोटिवेट हुए होंगे। इसी टाइम, इस वक्त जब आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसी दौरान किसी को फॉलो कर लें स्क्रीन पे लगा के और 15-20 मिनट के लिए कुछ कर लें, हिल तो लें। बिल्कुल। अगर घंटा नहीं होता तो 10 से 15 मिनट से शुरू तो करें। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद बिगिनर्स योगा, ब्रेक के बाद बिगिनर्स योगा। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। योगी नईम भी हमारे साथ हैं और उनकी ब्रिलियंट टीम भी हमारे साथ है। बशीर खान हैं, नदीम भट्ट हैं एंड योगी अनवार भी हैं। अच्छा योगी नईम, आप हमें कुछ बता रहे थे कि एक आपके टीम मेंबर जो हैं उनको रिसेंटली बड़ा ऑनर मिला है, थोड़ा सा उस पर भी जल्दी से बता दें फिर हम चलते हैं। जी जी, योगी अनवार जी जो हैं ये इनको IYO ने एम्बेसडर जो है ग्लोबल एम्बेसडर इनको जो है तैनात किया है। वाह। और योगा के उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की एक कह लें एक ये हैं और एक बहुत बड़ा एसेट है और एक इनके साथ हैं हाफिजाबाद से एजाज साहब, वो भी हमारे टीम मेंबर हैं नेशनल योगा फेडरेशन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है वो इनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया है योगा के लिए। और एक बात बताऊं, एक चीज़ जो मुझे आपकी पूरी टीम की बहुत अच्छी लगती है, आपकी एज रेंज छोटे बच्चों से लेके मतलब काफ़ी सीनियर लोग 70s 80s में भी जिनकी एज 80s में भी जो जिनकी एज है वो भी आप लोगों के साथ करते हैं आके योगा। एंड द फैक्ट इज सबसे अच्छी बात ये कि ओपन एक्सेस वाली जगहों पे आप योगा कराते हैं, पार्क्स में और फ्री करवाते हैं हम। और फ्री करवाते हैं। हमने अपने आप को वक्फ किया हुआ है पार्क्स में लोगों के लिए। हम योगा के चार्ज नहीं करते। और बाय द वे आसपास कोई गुजर भी रहा है तो वो आके अपने आप को इंक्लूड कर सकता है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। जी बिल्कुल, कि सिर्फ आप अगर टीम के मेंबर हैं तो नहीं, कोई भी आ सकता है। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं बेसिक योगा के साथ। जो बिगिनर्स योगा है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स, कम से कम इतनी तो एक्टिव जिंदगी गुजारनी शुरू कर दें। फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है, स्टिफनेस बुढ़ापा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल रहें तो आपकी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल है। जो शख्स फ्लेक्सिबल होगा उसकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि जिसके जिस्म में लचक होगी। लचक। तो अगर आप लचक को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कमर को आप लचकदार बना लें। उसके लिए हमें जो है वो कैट पोज करना पड़ता है, लेकिन हम उसको बहुत आसानी से चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हमने उसकी वेरिएशन लेके आए हैं। और अपने घुटनों को पकड़ लें, ऐसे घुटनों को पकड़ के अपनी कमर को पहले सीधा करके ऊपर देखें। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, जब तक ऊपर रहें सांस अंदर रोक के रखें। और जब आप वापस आएँ अपने पेट को सुकेड़ते हुए अंदर की तरफ, कमर को, लोअर बैक को पीछे की तरफ निकालें और पीछे खम पैदा करें, सांस निकाल दें। ये आप बार बार इसको जितना आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे थक जाते हैं ऑफिस में, आप सिर्फ 5 टाइम इसको कर लें तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी कमर की सारी थकावट कम हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपने हल्के अंदाज में सांस को निकालते हुए कमर को पीछे गोल करना है और सांस अंदर लेते हुए आपने कमर को सीधा करना है और ऊपर देखना है। सांस अंदर रोक के रखिएगा। ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कमर को आप फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, आप ट्विस्टिंग भी ज़रूर किया करें क्योंकि ट्विस्टिंग जो है ये आपकी क्लिनजिंग करती है। अगर आप ये चाहते हैं कि टॉक्सिन्स खारिज हों, हमारे यहाँ पे अब लोगों को अंदर का जो इंसान का एग्जॉस्ट सिस्टम है ना वो ख़राब हो चुका है। उसके ख़राब होने की बड़ी वजह जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ है। हम एग्जॉस्ट नहीं हो पाते, इंटरनल जो टॉक्सिन्स हैं वो अंदर रहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्योरीफिकेशन हो बॉडी की तो आप ट्विस्टिंग किया करें, किडनी बेहतर काम करते हैं इससे। हल्का हल्का अपनी एल्बोज़ को पीछे की तरफ आप लेके आएँ, हल्का हल्का ट्विस्ट करें और बहुत ज़ोर नहीं लगाना, जितना आसानी से हो सकता है। ट्विस्टिंग के जितने पोजेज़ हैं, जहाँ जहाँ भी आप बैठ के कर लें, खड़े होकर कर लें, जिम में जाके आप ट्विस्टिंग कर लें। ट्विस्टिंग आपकी बॉडी से प्योरीफिकेशन आपको देगी, आपकी बॉडी प्योरीफाई होगी, आपकी टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपका ब्लड प्योर होगा, आपके जिस्म में जितने गंदगी है उसका निकलने का ज़रिया है, मवाद जो है जहरीले मवाद निकलेंगे। इसके बाद हम अपने जो है वो लेग्स की अगर स्ट्रेचिंग कर लें, टांगें सीधी कर लें, या चेयर पे बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपके पाँव यूँ होंगे, तो आप बैठे बैठे वॉक कर सकते हैं। अब लोगों के पास टाइम नहीं है वॉक करने का, लोगों के पास टाइम नहीं है पार्क में जाने का, तो क्यों ना हम एक ऐसी क्यों नहीं है टाइम? सारा दिन रीलें देख रहे होते हैं, सारा दिन वो देख रहे होते हैं, ये तो सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं, सारा दिन टिकटॉक पे लगे रहते हैं, तो क्यों, कौन सा टाइम नहीं? ये हम मान लेते हैं कि टाइम तो बहुत है लेकिन दिल नहीं चाह रहा। हाँ। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि चेयर पे बैठ के अपने टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करें, काफ मसल्स पे स्ट्रेच लेके आएँ। ठीक है, इससे क्या होता है? ये वॉक से ज़्यादा फायदा होगा। इससे आपकी खून की सप्लाई जो मैनुअल है वो दिल की तरफ बेहतर हो जाती है। और ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और क्योंकि खून का फ्लो जो है वो टांगों की तरफ कम होना शुरू हो जाता है, इसीलिए तो पाँव का कहते हैं कि खास ख्याल रखो। आपने देखा कि सारी स्टिफनेस बैक पे आती है, टांगों के पीछे स्टिफनेस होती है, कमर के पीछे होती है, अपर बैक पे स्टिफनेस होती है। आपकी मैनुअल सर्कुलेशन जो दिल की तरफ है, आजकल लोगों को हार्ट अटैक की बड़ी जो वजह है वो अंजाइना पेन है। अंजाइना पेन क्या है? आपकी मैनुअल सर्कुलेशन दिल की तरफ स्लो हो जाना, खून की सप्लाई दिल की तरफ ना होना, कम से कम होना। तो उसके लिए इन मसल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इन मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, काव मसल्स को।
काफ मसल्स को आप जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी ब्लड सप्लाई बेहतर होगी दिल की तरफ, और आपके बैक मसल्स पे स्टिफनेस नहीं आएगी, कभी भी आप स्टिफ नहीं होंगे और आप फ्लेक्सिबल भी रहेंगे। ये एक्सरसाइज कर लिया करें आप। टांग बेहतर तो ये है कि टांगें सीधी करके करें मैट के ऊपर, ऐसे इसको खींच के रोकें थोड़ी देर और फिर आगे भी खींचें। ये एक्सरसाइज है, लेकिन आपको चेयर पे बैठ के करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच करें। मैं तो आपको एक बात बताऊं, ये मैं अक्सर जो है ना बेड में लेट के करती हूँ, क्योंकि होता ये कि जब मैं एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे पाँव फ्लैट हैं, फ्लैट फुटेड, तो फ्लैट फुटेड बंदे के शिन्स में बड़ी प्रॉब्लम बहुत पेन आती है। सो मैं करती ये हूँ कि काफ और शिन में बड़ा प्रॉब्लम होती है, शिन स्प्लिंट्स आपको होने शुरू हो जाते हैं। सो उसका एक बेहतरीन हल ये होता है कि आप ये वाली एक्सरसाइज रात को सोने से पहले 100% करके सोएं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप हल्के से थोड़े से पाँव आप ओपन कर लें और ट्विस्ट करें, अपनी लेग्स को ट्विस्ट करें हल्का हल्का। इससे रिलैक्स होंगी आपकी टांगों की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। टांगों में आपके जो दर्द होती है, अच्छा टांगों में अक्सर लोग सोते हैं तो दर्द होती है, लेटने से दर्द होती है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है जो जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी लेटते ही दर्द शुरू होती है, चलते फिरते में दर्द नहीं होती। योगी अनवार साहब को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, एक्सरसाइज भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इतने ईजी और रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इनके लिए वो जो कहते हैं ना, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है इनके लिए। ये लोग तो मतलब आपको मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, कभी आप इन लोगों को जाके जब इनके जो सारे जो कहते हैं ना आपके टेयर्स होते हैं, एडवांस पोजेस देख ले तो आपके तो मतलब दिमाग की झज्जियां उड़ जाएं कि इस हमारी बॉडीज इन शेप्स में भी आ सकती हैं और इतनी देर तक होल्ड भी कर सकती हैं। ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं, हम लोग या अपने पास्ट में रहते हैं या कल की टेंशन में बैठे रहते हैं। आज को तो कोई जीना ही नहीं जरूरी समझता और फिर कहते हैं कि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं, आज को जाया कर लेते हैं, आज को जाया कर देते हैं। अच्छा ये भी हो गया, और ये हो गया। फिर आप अपनी एक लेग को फोल्ड कर लें और कोशिश करें कि अपनी कमर को सीधा रखें। अच्छा इसमें गलत ये करते हैं लोग कि माथा टच करते हैं यहाँ घुटने को। हाँ जी, इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज का जो नहीं हो जाती सारी इससे एक्सरसाइज का जो असल पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है। ये आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेच आता है जब आप नीचे आते हैं। आपकी जो बैक हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, इस पर स्ट्रेच लाना चाहिए। इसमें करना ये कमर को सीधा रखें और ऊपर देखते हुए जितना आप आगे बढ़ सकते हैं और पाँव आगे खींचें। अच्छा लोग इसमें पाँव पीछे खींचते हैं, पाँव को आगे खींचें, पाँव को आगे खींच के एड़ी को पकड़ें। आगे का फर्क क्या है और पीछे का क्या फर्क? अगर आप पीछे खींचेंगे तो आपके मसल इंजरी हो जाएंगे और टाइट और हो जाएगा ना, आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, आप थक जाएंगे, आपकी जो टांग है रिलैक्स नहीं होगी और आपकी ब्लड फ्लो बेहतर होने की बजाय रुक जाएगी। मसल्स को जब भी आप जोर लगाएं तो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स को जोर नहीं लगाना। योगा ये टेक्निक सिखाता है कि जब भी आपने मसल्स को आपने वर्कआउट देना है तो उसको स्ट्रेच करना है, ढीला रखते हुए स्ट्रेच करना है। तो जब आप इसको पाँव को आगे खींच लेते हैं तो आपके जो जहाँ पे हमने काम करना है बैक मसल्स पे, उनको हमने रिलैक्स कर दिया। अब उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। अपनी हील को पकड़ें और ऊपर देखें और अपने पेट को थाई के साथ टच करें। नीचे टच करना ज़रूरी नहीं है, आपने माथे को नीचे लाना ज़रूरी नहीं है, अपनी कमर को सीधा करना ज़रूरी है। सही, जितना आप कमर को सीधा करते हैं, पाँव खींचते हैं, उतना ही ये आपके जो बैक मसल्स हैं इनके ऊपर आपके जो है वो काम होना शुरू हो जाता है। ब्लड आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है, मसल्स आपका रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब आप ये करने के बाद आप टांग को देखेंगे तो टांग आपकी बिल्कुल लाइट हो जाएगी। और जो लेटने से दर्द होता है, टांगों में नींद नहीं आती, टांगों में पिंडलियों के दर्द की वजह से, गिट्टे गोड्डों में दर्द हो रही होती है। हाँ जी, उसकी एक वजह जो है वो आपके डोपामिन की कमी है। डोपामिन आपका पूरा होना चाहिए, हैप्पी हार्मोन। वो आपको कॉफ़ी में मिलेगा, चॉकलेट में मिलेगा। आप प्योर चॉकलेट जो है या फिर आप बनाना में जिसमें पोटेशियम भी होता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये कर लें। और इसके बाद जो है वो आप एक लेग को थोड़ा सा पाँव को आगे रखें, फासला रख लें। ये मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ रिलैक्सेशन की, इजी, ताकि सब लोग कर सकें। क्योंकि आप ये करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें रिलैक्स्ड फील करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि थोड़ा सा आप एडवांस अपने आप को करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी योगिनी में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि मेरा जब वेट बहुत बड़ा हुआ था तो मेरे से 10 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं होती थी। अब आप मुझे 2-2, 3-3 घंटे चला लें, भगा लें, बेहतर हो जाता है। बिल्डअप करना पड़ता है, स्टेमिना काम आप अच्छा, हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन तो बड़े जोश से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन हम जाते ही नहीं, मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यार एक्सरसाइज तो बहुत, असल में हमने ना एक्सरसाइज को डाइटिंग के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये बात अपने जहन में व्यूअर्स क्लियर कर लें, दैट डाइटिंग और एक्सरसाइज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सरसाइज जिंदगी का एक हिस्सा है,
एक हेल्दी डाइट लेना जिंदगी का एक जिंदगी का एक हिस्सा हिस्सा है। है। आपने अगर बेवकूफाना डाइट्स की तरफ जाना है, बनाना डाइट तो ये डाइट तो वो डाइट, तो आपकी अपनी वो एक सोच है और गलत थॉट प्रोसेस है। लाइफस्टाइल फाइनली, हाँ जी, कमर को सीधा रखते हुए इसी तरह आप आगे बढ़िए, हाथों को आगे खींचिए और अगर आप चिन टच कर लें पाँव को तो बहुत अच्छा है। अब ये सारा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है आपके जी, बैक पे, आपके हिप जॉइंट जो फ्रीज हो गए थे बैठ बैठ के, जैम हो गए थे, उनकी ओपनिंग की एक्सरसाइज है, बिल्कुल हिप जॉइंट को खोलने की एक्सरसाइज है। और अगर आपके हिप जॉइंट खुल जाते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होते, कभी शुगर नहीं होती आपको। जी, चाइनीज़ एक रिसर्च है कि अगर हिप जॉइंट्स और आपके हिप्स के ऊपर आपके गोश्त नहीं है सही तरह तो आपको लाजमी शुगर होगी। फाइनली योगी नेम, आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स को? आपका और आपकी पूरी टीम का क्या पैगाम है? हमारा पैगाम ये है कि कोशिश करें कि अपने साथ रहें, अपने साथ ज़िंदगी जीना शुरू करें। अगर आप अपने साथ ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे तो आप कंपैरिजन से निकल जाएंगे और हैप्पी लाइफ गुजार लेंगे। कंपैरिजन इंसान को बूढ़ा कर देता है, बीमार कर देता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप वक्त से पहले मर जाएंगे, बेड पे आ जाएंगे। ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मौजूदा नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने वादा किया है कि जिस नेमत का शुक्र अदा करोगे मैं उस नेमत को बढ़ा दूंगा। बिल्कुल, हम शुक्र नहीं करते, इसलिए नेमतों में कमी है। वही बात है ना कि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हम बार बार आपको रिमाइंडर्स दें, इंडिकेशंस दें। योगी नेम को हम क्यों बार बार जिधर भी ये दुनिया के कोने में होते हैं उनको पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं बॉस एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर देना Thank पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को, क्यों हम बार बार बुलाते हैं? देखें, उनका भी सिलसिला चल रहा है, हमारे भी शो का सिलसिला चल रहा है। एक्सरसाइज का रिमाइंडर इसलिए बार बार देते हैं क्योंकि ज़िंदगी में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नईम भाई ने कहा कि पानी जो खड़ा रहता है उसमें बू पड़ जाती है, ख़राब हो जाता है। बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे वो इनएक्टिव हो जाएगी, जब वो इनएक्टिव हो जाएगी वो आपको तंग करेगी। उस्मान पीरज़ादा की अम्मी ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। एक दिन वो बैठी हुई थी तो उनको बाथरूम तक जाना था, तो उनको अपने वॉकर की ज़रूरत हुई और दो लोगों ने पकड़ा और उनको लेके गए। वापस आई तो वो बैठी, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बेटा चलना फिरना कभी ना छोड़ना, बिस्तरे पे कभी मत पड़ना। मैंने कहा जी हाउ कम? उन्होंने कहा बेटे बस तकलीफ़ हुई, बिस्तरे में ज़्यादा लेटना शुरू हो गई, वो एक आदत बन गई। अब बीमारी कोई नहीं है लेकिन जिस्म को क्योंकि चलने फिरने की आदत नहीं रही तो इस वजह से मुझे वॉकर और सहारों की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यूअर्स प्लीज़ अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, उसकी रिगार्ड करें और अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें। इसी जिस्म में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड योर बॉडी। योगी नईम और उनके पूरे ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल और अमेजिंग पर्सनैलिटी। थैंक यू भाई। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत, ब्रिलियंट और बाहिम्मत कपल से आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हमें ज्वाइन किया है उस पावर कपल ने, उस सुपर कपल ने जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। व्यूअर्स, यूजुअली कपल्स में ऐसा होता है कि एक इंसान जो है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो ज़्यादा ऑन द फोर फ्रंट होता है, दूसरा ज़रा बैक एंड पे रहता है। लेकिन ऑन द रेयर ओकेजन आप ऐसे कपल्स के कम अक्रॉस करते हैं जिनमें दोनों इन देयर ओन राइट बहुत वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। तो आज दो ऐसे ही ब्रिलियंट लोग हमारे साथ हैं हु हैपन टू बी मैरिड, लेकिन वो ना भी शादीशुदा होते तो हम उनको इंडिपेंडेंटली भी इसी तरह बुला लेते। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट के तहत हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिलियंट वुमन दैट वी हैव विद अस। आप फॉर्मर मेंबर भी रह चुकी हैं ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स कोर कमेटी ऑफ द दानिश स्कूल सिस्टम, एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट एफर्ट ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट। देन एफए की बात करें तो एफए के ज़माने से हम टॉप कर रहे हैं, ब्रिलियंट इन हर ओन राइट। देन पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीए किया और एमबीए किया और टॉप किया। मार्केटिंग की फील्ड से भी आप वाबस्ता रहीं। देन बहुत से स्कूल्स में एज प्रिंसिपल भी आपने अपने फ़राइज़ बहुत से कॉलेजेस में एज प्रिंसिपल आपने अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। एंड देन जो मेरे लिए बड़ी एक मज़े की चीज़ है
और मुझे लगता है कि मेरी ही बिरादरी का कोई बंदा आया है। तो आप फॉर्मर न्यूज़ कास्टर भी रह चुकी हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एट PTV, एंड आपने होस्ट किए हैं बहुत से प्रोग्राम्स स्पेशली ऑन वुमेंस फोरम्स 2004 में, मैनी ऑफ देम, बट अदरवाइज एज वेल आपकी एक एफर्ट चलती रही है। सोशल एक्टिविस्ट है, विमेंस राइट एडवोकेट हैं, अ ब्रिलियंट पर्सन। फ़रा नबीला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, और हमें ये भी कहना चाहिए दिखने में सुपर मॉडल लगती हैं। एंड ऑफ कोर्स PTV की न्यूज़ कास्टर रही हैं तो खूबसूरत थी तो रही है ना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेलीविज़न के ऊपर। अगर आपने आना एज ए न्यूज़ कास्टर, यू ऑल्सो हैव टू लुक अ सर्टन वे। सो हेड टू टो, दिल, दिमाग और सोल तीनों ही परफेक्ट। सो हमारे लिए आज बहुत बड़ा ऑनर है कि फ़रा जी आई हैं। देन वी हैव विद अस आपके मेरे हम सब के बिग ब्रदर। अब मैंने बिग ब्रदर कह दिया तो फ़ौरन ही सबको समझ आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऑल्सो नोन एज बिग बी, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, राइटर हैं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, एंड इन हिज ओन राइट एज ए ह्यूमन बीइंग एक मोटिवेशन है हर इंसान के लिए, मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए नहीं, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर इंसान के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि इनकी अपनी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। देन आप फॉर्मर डीन हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के इन पाकिस्तान। सितारा इम्तियाज़ से भी माशाल्लाह आपको नवाजा गया, और नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत से अवार्ड्स और वेरियस डिफरेंट प्लैक्स और सर्टिफिकेट्स और वेरियस डिफरेंट जगहों पे आपको रिकग्नाइज़ किया गया। आप एक रोल मॉडल भी हैं और एक मोटिवेशन भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील अख्तर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आधा प्रोग्राम तो आपके इंट्रोडक्शंस में ही खत्म हो गया, और अभी बाय द वे ये कोई 15 पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों इंडिविजुअल्स के हमने फरोल के उसमें से 3-4 लाइनें निकाली हैं ताकि हम वो कर सकें। सबसे पहले तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप दोनों ने वक्त निकाला। आप मैडम अपने राइट पे डिफरेंट फोरम्स पे बोलती हैं, बात करती हैं, एज गेस्ट आती हैं। डॉक्टर साहब आप भी रेगुलरली सब चैनल्स पे नज़र आते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब आप आते हैं तो एक दफ़ा मुझे मौका मिला था मैनी ईयर्स अगो आप लोगों का कलेक्टिव इंटरव्यू करने का। आए थे आपके प्रोग्राम। सो सबसे पहले तो इस कनेक्शन की बात करनी है मैंने, लेकिन इस कनेक्शन से भी पहले आप लोगों की पर्सनल एजुकेशन और करियर्स की बात है, उसके बाद ये कनेक्शन बनी। तो लेट्स टॉक अबाउट द बिगिनिंग। मैम आपसे शुरू करते हैं जी। तालीम कहाँ से हासिल की, फिर आपने अपना FA किया, उसमें भी टॉप किया और टॉप करती ही चली गई, तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। असल में मुझे वैसे ही आई वाज पैशनेट, मुझे एजुकेशन बचपन से ही मुझे था कि बस फर्स्ट आना, लाइक हमारे जैसे हमारे कल्चर में भी है, आपको पता है कि स्टूडेंट जब तक हाईएस्ट अचीवर ना हो तो ज़रा उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मुझे अप्रिसिएशन का भी शौक़ था, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत इनकरेजमेंट थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी अम्मी को क्रेडिट दूंगी, शी वाज अ टीचर, तो उन्होंने हमें ग्रूम ही ऐसे किया कि हर वक्त एक हॉबी सब बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान था या आपका ज़्यादा था? मेरा ज़्यादा था, लेकिन बाकी बहन भाइयों ने भी दे प्रूव्ड लेटर ऑन, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने शुरू में जब था तो मुझे था कि बस बोर्ड में पोजीशन में जब पेजेस देखती थी न्यूज़पेपर के और किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। तो मुझे लगता था कि मुझे भी यहाँ पे ऐसे ही आना है न्यूज़ में, तो बस ये शौक़ ही शायद इतना था। और कॉलेज, मेरा लाहौर कॉलेज फॉर विमेन में मेरी बहुत अच्छी टीचर्स मुझे मिली, और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई रिसेंटली, अभी 2023 में लाहौर कॉलेज फॉर विमेन के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। हाँ जी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि 100 ईयर्स में मुझे बेस्ट स्टूडेंट का उन्होंने अनाउंस किया। वाओ, ऑल राउंडर, बिकॉज आई वाज द बेस्ट डिबेटर, बेस्ट पोइटेस, प्लस बोर्ड पोजीशन। यानी कि नॉट इन अ डेकेड बट इन अ सेंचुरी। जी, सेंचुरी की बेस्ट हाँ जी। स्टूडेंट, माशाल्लाह। तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठी थी तो मेरी टीचर का फ़ोन आ रहा कि बेटा आप किधर हो, अपना सारा प्रोफाइल शेयर करो, अपनी सारी हमें अचीवमेंट्स बताओ। तो क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के लिए बहुत सारी ट्रॉफी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको पता है जो होती हैं, और उसके बाद आपने वापस जाके भी वहाँ पे बड़ी कंट्रीब्यूट किया पढ़ाई के बाद भी। जी, नॉट exactly। जस्ट कि आपने उस टाइम किया, क्योंकि होता है ना कि जैसे कि मैं कैनेट से पढ़ी हूँ तो हाँ। कॉल्स आ जाती हैं, अक्सर बंदा नहीं जा पाता, नहीं कर पाता, बट आपने हर स्टेज पे अपने कॉलेज को नहीं, मुझे आई लव माई इंस्टीट्यूट, मुझे तो इसमें कोई है ही नहीं है। तो वो फिर मैंने सारा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे कॉलेज ने मुझे इतना ऑनर किया, और काफ़ी उन्होंने मेरे साथ मतलब सारा जो है वो हमने डिटेल्स डिस्कस की। फिर मैंने MBA में मार्केटिंग में भी काफ़ी न्यू ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराए थे। व्हेन आई डिड मार्केटिंग, तो उस वक्त 83 में आपको पता है लड़कियां, मेरा ख्याल है मेरी क्लास में ही 8 थी टोटल। हाँ, रमीज़ राजा वाज माई क्लास फेलो, और इस तरह के काफ़ी जो रिनाउंड अब हैं सब आप प्रैक्टिकल फील्ड में, तो सब थे। बहरहाल वो लेटर ऑन फिर
मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया और थोड़ा अर्सा जॉब भी की एंड देन आई गॉट मैरिड और फिर उसके बाद थोड़ा अर्सा मैंने ब्रेक ली। मतलब शादी हो गई और डॉक्टर साहब आपने उनकी सारी ट्रैजेक्टरी खराब करके कामों की। नहीं, वो मैंने बाय चॉइस की। मैंने सोचा कि अब बच्चों को भी उतना ही ग्रूम करूं पढ़ाई में कि बच्चे भी उतने ही पहले तो इंटेलिजेंट मियाँ को ग्रूम करना होता है ना। हाँ, ये बात आपकी देखिए है। शादी के बाद हर खातून ने अपने मियाँ की थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी अलाइनमेंट करनी होती है, उसके बाद फिर बच्चों पे तवज्जो आती नहीं, है। वैसे लकीली मैं ये कहूँगी जुगन कि मुझे बहुत ज़्यादा वो उस किस्म की डेंटिंग पेंटिंग नहीं करनी पड़ी। वी हैव मतलब एक सेम माइंड सेट्स। माशाल्लाह। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैंने एक सोच थी मेरी कि ये बंदा ऐसा निकलेगा। मतलब होता है ना, व्हेन यू लाइक समवन तो आपको लगता है कि वो एक होती शुरू की फैसिनेशन कुछ और है। बट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ माई मैरिज मैं अभी भी अपने इस फैसले पे कायम हूँ कि हाँ, मैंने अगर करती तो मैंने इसी बंदे से करनी थी शायद। शुक्र करें अभी भी कायम है डॉक्टर साहब, अगर अब इस बात पे कायम ना होती तो हम आपका क्या करते और हम इनका क्या करते और बड़ा मसला पड़ जाना था। नहीं, मतलब कि माइंड सेट्स की मैं बात कर रही हूँ कि आप कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि आपने आधी इस मुल्क के बच्चों को गोद भी तो लिया हुआ है ना। हाँ। कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं और हम और वो सब आप लोगों को ऐसे देखते हैं जिस तरह लिटरली पेरेंट्स की तरह देखते हैं। तो हम अब्बा अगर साथ ना रहे तो मसला पड़ जाएगा हमारे लिए। अच्छा, बट ये तो अब हम शादी पे पहुंच गए, तो अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी डॉक्टर साहब। लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग, क्योंकि जिस स्टेज पे आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जब शादी हुई तो आप ऑलरेडी एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग, आपकी पढ़ाई, कॉलेज लाइफ, ऑल ऑफ दैट स्टफ। देखिए, मैंने इसी तरह मैंने कैडेट कॉलेज पटारो से किया था। आई टॉप्ड इन द मैट्रिक। फिर मैंने एफएससी में टॉप किया बोर्ड में। फिर मैं जब केई में आया तो केई में जितने भी लोगों ने बोर्ड में टॉप किया था, आई वॉज द हाईएस्ट इन नंबर्स एंड मेरा फर्स्ट मेरिट था। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एंड इक्वली आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज़, डिबेट्स। और आपको पता है आर्मी में सोर्ड ऑफ ऑनर होती है। दैट्स व्हाट आई गॉट इन कैडेट कॉलेज पटारो एंड आई वाज द सीनियर ऑफिसर, द हेड बॉय ऑफ द कॉलेज। तो ये इस पेस पे मैं चल रहा था। तो दो जीनियसेस की शादी नहीं, हो और आपने ये नहीं बताया कि आपको 50 इयर्स में बेस्ट कैडेट का जो मिला था अवार्ड। हाँ, लेकिन देखिए 50 इयर्स का मिला था, मेरी फ्रेंड को 100 इयर्स का मिला था। जस्ट सो यू नो डॉक्टर साहब, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट कि मेरी सहेली को 100 का मिला, आपको 50 का मिला। अभी आपने 50 साल और कवर करने हैं। सो एंड देन केई में मैं था तो इन थर्ड ईयर आई मेट दिस एक्सीडेंट। तो 2 persons died in that accident and I survived and I broke my spinal cord. और मैं जुगन आपको बताऊं कि मेरा ना बेल्ट से नीचे I was totally paralyzed. और even now, बहुत से लोगों को नहीं पता, even now क्योंकि आप चल खुद लेते हैं मैं ना, तो बताता लोगों हूँ, को पता हाँ, नहीं चलता। मैं वो भी बताता हूँ। even now I don't feel anything. मेरा कोई सेंसेशन नहीं है, एब्सोल्युटली नो तो सेंसेशन। एक मिनट, अगर आपको गुस्सा चढ़े और आप उनको गुस्से में टांग पे चूंटी काटेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा। हाँ, डॉक्टर वो साहब अगर कम से थोड़ा- कम ये बच बचाओ। वो अगर किक भी मार दे तो मुझे नहीं पता लगेगा। चलिए एटलीस्ट ये वाली चीज़ तो कवर हो गई ना कि एटलीस्ट ये नहीं हो सकता कि ये मुझे दर्दें बड़ी करती है क्योंकि ये अच्छा डॉक्टर, द रीज़न वी आर जोकिंग अबाउट इट अ लिटिल बिट व्यूअर्स इज टू कीप इट लाइट हार्टेड। Exactly. बात ये कि ये एक दुखी कहानी नहीं है, अल्लाह ना ये Exactly. इसलिए दुखी कहानी नहीं है बिकॉज डॉक्टर साहब ने और फिर ऑब्वियसली फराज जी के साथ जब इनका एक साथ हुआ और इन लोगों ने एक ज़िंदगी 40 साल की माशाल्लाह साथ गुजारी है, दे आर नॉट, दिस इज़ नॉट अ ट्रेजिक स्टोरी हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एंड देन मैम ने ज़िंदगी को आगे लेके चले। अच्छा, अब ये एक्सीडेंट हो गया, कोई सेंसेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, उस इसी- वक्त तो आप बिल्कुल बिस्तरे पे थे। बिल्कुल बिस्तर पे था और आई यूज टू वॉक विद द सपोर्ट। वो भी चलना शुरू कर दिया था मैंने, बट विद द सपोर्ट। एंड देन मुझे ना टीवी पे एक प्रोग्राम आया करता था जमा फिक्र, जिसके अंदर जो टॉपर्स होते थे या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते थे उनको इंटरव्यू करते थे। तो वो इंटरव्यू करने के लिए मैं टीवी आया एंड दैट्स वेयर आई मेट हर। एंड बड़े गौर से आप देख रही हैं। एक तो पीटीवी लोग रिश्ते भी तो ढूंढने आ जाते हैं ना, ये नहीं हमें समझ नहीं, वो आती। ढूंढते नहीं है, वो हो जाते हैं। रिश्ते ढूंढने नहीं आते, लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हुआ। अच्छा, तो मुझे फिर ये बताइए कि अच्छा, तो अब आपने इनको पहली दफ़ा देखा, आगे बढ़े ना, फिर क्या हुआ? She was absolutely gorgeous. Is gorgeous. हाँ, and she was absolutely different from everybody. और आप very- उस वक्त सपोर्ट के साथ चल रहे थे या व्हीलचेयर में? हाँ, मैं बस ये था कि थोड़ी बहुत सपोर्ट लिया करता था, किसी के कंधे पे हाथ रख लिया। लेकिन आई कुड टेक फ्यू स्टेप्स ऑल्सो।
और व्हेन आई सॉ हर आई फाउंड अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी कमिटेड, टू द पॉइंट। उस ज़माने में न्यूज़ आपको पता है एक ही चैनल हुआ करता था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट के और बहुत competitive। बहुत कम्पिटिटिव। अब तो देखिए इतने चैनल्स आ गए हैं, सॉरी मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मैं अपने आप आप को सही भी कह सुन रही मैं हैं। इट चुको थे एंकर निकलता है। एग्जैक्टली। नहीं वैसे भी आप देखें, अब तो तलफ़ुज़ और ये सब बहुत चीज़ें बहुत माइंड ही नहीं कोई करता, मतलब उस वक्त तो हर वक्त ना करे ना, मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी। सीरियस। अब तो जो उर्दू के साथ खेल खेल रहे हैं वो तो मुझे दुख होता है बहुत। हाँ जो हम अल्फाज का वो कहते खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, फिर टांगे तोड़ रही हूँ अल्फाज की। अच्छा जी, So there we met, and I think within within a week or 2 weeks, we decided to get married. But I was, मैं एक बात देखिए बता दूं। आप देख के तो फिदा हुए, आपका रिस्पॉन्स क्या था? क्योंकि देखिए हैंडसम यंग मैन, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आपको नजर तो आ रहा होगा हाँ कि भाई जी। चला नहीं जा रहा और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। माशाल्लाह ओके, ही वाज ऑल राइट, मतलब चल रहे थे वो। अभी जो है ये ज़्यादा बता रहे हैं अपने बारे में, लेकिन टू लुक एट इट देयर वाज नथिंग एबनॉर्मल। तो लेकिन ये था कि बस मैंने आपको बताया ना कि मुझे बस इंटेलिजेंट लोग बहुत फैसिनेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो वाकई ऐसे थे। बस एक चीज़ होती, बस मैंने आपसे ये पूछा कि पहली मुलाकात में आपका क्या रिस्पांस था? आप मुझे नहीं, टेक्निकल मेरी बातें बता रही है, 40 साल हो गए शादी के, अब हमें थोड़ी रोमांटिक बातें बता दें। मेरी मुलाकात नहीं, वो तो फिर उन्होंने डिसाइड किया अच्छा, ना। उन्होंने आपको देखा, आपकी नहीं नजर नहीं, पड़ी? मैंने ऐसा नहीं कुछ सोचा था, ही प्रपोज्ड इन फैक्ट। ओह वाह। हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ये अफेयर स्टार्ट हो गया, ही प्रपोज्ड। डॉक्टर अब साहब, आप ये तो कहें कि directive हो हाँ, जाते हैं। कि मैंने एक्सेप्ट किया, ये आप कह सकती हैं कि हाँ वाकई ही फैसिनेटेड मी एंड माय पेरेंट्स एंड ही वाज वेरी माशाल्लाह पर देखिए इंटेलिजेंट। मैम, वो तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ मैम, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रही हूँ वो ये है कि देखिए हम तो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू, जब लड़के रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो वो तो घर वाले ये तक देखते हैं कि रंग गोरा है कि नहीं, गलत सोच है, इनकरेक्ट सोच है। लेकिन है तो हाँ। अब एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता है कि उनको एक इशू है, ऑब्वियसली जब रिश्ता लेके आए तो वो क्या चीज़ें थी जो आपने कंसिडर की हाँ करने से पहले? क्योंकि बहुत से हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो पैदाइश से जिनकी ऐसी सिचुएशन है, जो जेनेटिक नहीं है, जो किसी को लग नहीं सकती, लेकिन लोग शादियां नहीं करते उनसे। हाँ जी, तो एक मैसेज आपकी इस बात के थ्रू मैं देना असल चाह रही हूँ। में मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि चूंकि देखें वो बाकी आप देखें ना, एक मेरिट बनता है ना, जिस तरह लाइक किसी भी चीज़ का मेरिट होता है ना, तो जब मेरिट आपके ब्रेन में बनता है किसी पर्सनैलिटी का, व्हेन यू लाइक समवन, तो आपको बहुत सी चीज़ें उसकी क्लिक कर रही होती हैं। तो शायद वो मैंने ऐसा सोचा नहीं। और मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ डॉक्टर साहब को कि वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल में है महफे तमाशाए लबे बाम। अभी तो मैंने कभी अकल से सोचा ही नहीं था जो आप सवाल है। यानी think- कि I think- आपने उनकी शक्ल से सोचा था। हैंडसम तो हमारे बिग ब्रदर हैं। फिर मैं अगर आई थिंक थोड़ा सा इसको आपको एक और एंगल से बताऊं, असल में होता ये है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया था, एंड आई वर्कड सो हार्ड मेडिकली दैट आई मेड माई सेल्फ लुक एज क्लोज टू नॉर्मल एज मच। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बगैर सपोर्ट, हालांकि मैं किसी को पता नहीं था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं डोलता रहता था। आप अपनी हिप से अपने आप को, Exactly. आपने मुझे दिखाया जी, भी था एक बिल्कुल, दफा कि हाँ। बेटे मैं ऐसे लेकिन- करता हाँ, हूँ। लेकिन मैंने इतना कंपनसेट कर लिया था दैट पीपल एट लार्ज दे कुड नॉट डॉक्टर साहब अभी तक लोगों को नहीं पता। हाँ, exactly, अभी लोग तक लोगों को यही नहीं पता। समझते हम हैं, हाँ। वर्बली इसलिए बताते हैं बिकॉज पीपल प्रिज्यूम They should know, कि हाँ। डॉक्टर खुद चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, शायद एज की वजह से कभी कभार सहारा ले लेते, ये नहीं रियलाइज करते तो एज तो है ही नहीं इतनी। सो दैट वाज आई थिंक दैट्स, मैं जब रिहेबिलिटेशन डॉक्टर की हिस्से से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसेबिलिटी। बिल्कुल। तो तो वो एक पूरा पैकेज बन जाता है ना, यू टॉक नाइस, यू लुक ऑलराइट, एंड दैट ऑल हैपेंड। और फ़र्क ये था कि द थिंग विच इम्प्रेस्ड मी वाज ऑब्वियसली इसकी लुक्स भी थी, लेकिन इसका प्रोफेशनलिज्म था ब्रिलियंट। वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी शार्प। भाई आज भी लोग मैम की तारीफ करते हैं यहाँ पे, आज भी, दैट शी वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी फोकस्ड एंड काम के ऊपर तवज्जो एंड पढ़ी लिखी। देखें, आप एक सर्टेन लेवल तक पढ़ के फिर भी न्यूज़ कास्टिंग कर सकते हैं, आप एफए के बाद भी न्यूज़ कास्टिंग कर सकते हैं। आपने तो बेसिकली पढ़ना है जी, लेकिन समझ के पैगाम को अक्रॉस करना, वो अब इस आज के ज़माने में हम नहीं देखते एट ऑल। Exactly. अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी गॉट मैरिड, सो देयर कुड हैव बीन अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स आल्सो।
फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो मैं पेशेंट वही होता कहने है, लगी थी कि आगे बच्चे होंगे नहीं होंगे, ये एक मेजर इवन दैट कंसिडरेशन। वाज डाउटफुल सिचुएशन के जी, बिकॉज सम ऑफ द डॉक्टर्स थॉट दैट यू कैन हैव इट एंड मेनी बहुत ने सेड कहा दैट कि यू नहीं विल भी नॉट हो हैव इट। तो मैं फिर वो जो लास्ट मोमेंट था उसके अंदर आई थॉट वी शुड रीविजिट एंड सी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। आई डेंट वांट कि आई मीन सच अ नाइस लेडी और कोई ऐसी चीज़ रह जाए। शी स्टिल अ नाइस शी लेडी। इज आप मुझे बता सकते मैं हैं, बता सकता हम हूँ। सिर्फ पूरी दुनिया को ओके बताएंगे। तो मुझे फिर इसका एक जुमला याद है। वंस आई आस्क्ड हर, आई सेड दैट हो सकता है हम शादी तो कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर कहते हैं हो सकता है हमारे बच्चे ही ना हो। एंड आई वाज शॉक्ड, शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड अच्छा चलो, तो खालिद शादी जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है, वो तो साथ निभाने का नाम है। आई मीन दैट वाज सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल थिंग सेंटेंस, टू से। मतलब इतना बड़ा कमिटमेंट। एंड द नेक्स्ट डे आई टोल्ड माय मदर टू गो एंड देन शी वेंट एंड विद इन आई थिंक अबाउट अ वीक और 10 days वी गॉट मैरिड। मैरिड तो हो गए, अब मैंने आगे बढ़ना है। दो लोग जो इतने इंटेलिजेंट और इतने पढ़े लिखे हैं, देखिए कंपेटिटिवनेस कहीं ना कहीं तो आ जाती है। जी जी। आपने कैसे कोप अप किया? क्योंकि देखिए, या वो अपने करियर को हार्डकोर उस वक्त परसू कर सकते थे, दोनों यंग, अपनी जिंदगियां स्टार्ट, एंड दोनों आप जिस किस्म के इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार लोग हैं, पेरेंट्स से भी आपको हेल्प नहीं चाहिए हाँ थी। जी, ऐसा ही है। तो अब मैम आपने स्टेप बैक किया, अच्छा, वो भी कर सकते थे, नहीं, मैं बट आपने स्टेप बैक किया। थोड़ा इस पे भी मैं हाँ, बात करना मैं चाहूँ। ज़रूर बताऊंगी। बल्कि मैं अभी अपनी माशाल्लाह आई हैव गॉट 3 daughters, तो मैं हमेशा बेटियों को, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से जुगन रखती हूँ, बिलीव जो एक कि औरत जो है ना वो उसको थोड़ा सा सबमिट करना चाहिए मर्द के आगे। दिस इज़ मेरी अपनी पर्सनल है। ठीक है। इस दौर में भी मुझे लगता है कि घर का बैलेंस, जैसे अल्लाह ने भी कहा है कि मर्द की हाकमियत, वो ठीक है, वो उसको कोई ज़्यादा नेगेटिवली भी ले लेता है, लेकिन पॉजिटिवली अगर आप देखें तो मैं ये चाहूँगी कि घर पे वाकई मेल ही को रूल करना चाहिए और फीमेल को थोड़ा बहुत जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती, घर को चलाने के लिए या पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं औरत को ज़रूर कुर्बानी देनी पड़ती, नॉट नेगेटिवली, पॉजिटिवली। और बात एक बताऊं मैम, मैं इस बात के साथ बहुत ज़्यादा डिसएग्री नहीं करूंगी, जी। हल्का सा करूंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें, शादी जहां एक जिंदगी का साथ है, जी। उस साथ में कॉम्प्रोमाइज आता है। बिल्कुल। अब ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल फीमेल एक घर में जो है वो इज अ बेटर अर्निंग हाँ, मेंबर, हो सकता है। बाहर के मुल्क में तो हम ये भी ऐसा देखते है, हैं, ऐसा और है। वहां पे अगर खातून घर को रन कर रही है फाइनेंशियली तो मर्द भी रुक जी, जाता है जी, घर जी। पे। तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक बंदा नहीं, ऐसा दूसरे पे नहीं है। रूल करे, I- लेकिन एक को आगे जाने दे ताकि दूसरा जो है बाकी मामला, बाकी। अगर दोनों बाहर निकल जाएंगे हाँ, तो घर तो बिल्कुल बच्चे आपके रुल जाएंगे। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई थॉट। मैंने भी इसीलिए मॉर्निंग शो का, आपको भी पता है बाबा, जी, आपने जी, मुझे बिल्कुल। पूछा था एक दफा, सॉरी मुंह से बाबा निकल जाता है, क्योंकि मैं इनको अपना उस्ताद भी मानती हूँ और एंड आई लुक एट हिम लाइक अ फादर फिगर, क्योंकि मेरे अब्बू तो दुनिया में नहीं है, आई वाज 21 नहीं, तो आप बेटी हो तो हमारी, मीडिया में अगर मुझे कोई बाप मिला, मीडिया क्या है इस दुनिया में, कोई अदरवाइज मुझे एक पेरेंट मिला तो मेरे फादर इन लॉ और डॉक्टर साहब, तो मैं इसलिए उनको कभी कभी लाड में हर वक्त ही वैसे बाबा कहती हूँ, ऑन एयर प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खैर, तो जब ये बात हो रही थी, देखिए मैम, दुनिया का एक सिलसिला है जी, जी। और एक सिस्टम है, जब हम नेचर के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो हाँ बड़े जी। मसले होते हैं। ऐसा ही है। और मैंने मॉर्निंग शो का, आपने पूछा था बाबा कि क्यों एक्टिंग छोड़ी या पीछे क्यों हो गई, मैंने 7 साल 8 साल नहीं की एक्टिंग, जी। क्योंकि मेरी एक्टिंग और मेरी होस्टिंग और बाकी सब चीज़ों के साथ बच्चे जो है निगलेक्ट हो रहे बहुत थे। neglect फैसल होते का माशाल्लाह अपना फुल टाइम करियर चल रहा है, एंड वकील को तो नहीं मैं कह सकती कि तुम पार्ट टाइम हाँ काम जी, करो, नहीं हो सकता। तो मैंने फिर किनारा कशी कर ली मॉर्निंग शो तक। जी। नहीं, देखिए I think- आपकी बेटी भी इतनी बेहतरीन मॉर्निंग शो जी। होस्ट है। आप देखिए, मॉर्निंग शो होस्ट होने का ये बेनिफिट होता है, आपने एक टाइम दिया, हाँ जी, fixed time है बाकी आपका। आप घर पे अपनी सारी काम, रिसर्च, सारा जी। कुछ कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं फिर निगलेक्ट हाँ, करते। बिल्कुल ऐसा ही आई है। थिंक तो आई अग्री विद यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी वो वाला नहीं हाँ। करूंगी कि नहीं आप गलत कह रही हैं नहीं, औरत नहीं। के, मैं उस तरह की फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल, ये बल्कि मैसेज है हर बच्ची के लिए कि अपना घर चलाने के लिए औरत को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस यकीनन करना चाहिए। ये नहीं है मतलब इफ अगर मैं भी सेल्फिश होकर सोचती तो मेरे लिए भी करने को बहुत कुछ था। मतलब मैं बहुत सारे कैरियर से मेरे पास, मैं टीवी पे भी थी, मैंने MBA में अपना वो कर सकती थी, तो मुझे फिर रात के 8-9 बज जाते घर आते आते। आप इसको ऐसे देखो, ऐसे ही तो होता फिर मेरे बच्चे कहाँ जाते, वो तो मुझे Exactly. पता था। मेड्स पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन डॉक्टर साहब इज द काइंड ऑफ पर्सन
हाँ। who I'm sure must have turned to you and said कि क्यों कर रही हो इस तरह, निकलो बाहर। मैं बल्कि यही कहना चाह रहा था क्योंकि ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फर्क है। ये तो मुझे भी पुश करते थे कि बेटे करो, सब कर सकती हो, करो सब कुछ। नहीं, I think that's where I differ. You know, I respect her feelings, and I think she's a wonderful wife. She sacrificed everything. लेकिन I still believe कि अगर लड़की कर सकती है उसको करना चाहिए, और उसको husband and wife, you know, they go to work together and make a house beautiful. ये फ़र्क असल में जो है, जिस तरह मैंने कहा ना प्रोफेशनली कमिटमेंट थी, इसका कमिटमेंट था यहाँ तक कि मेरी बेटियाँ, इन्होंने अगर स्कूल जाना है तो मैं ड्राइवर के साथ नहीं भेजूंगी, मैं खुद लेके जाऊंगी। डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ पे एज अ वुमन मैं भी यही कहूँगी कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी। 20 years ago या मे बी इवन 10 years ago, जब नूर नहीं पैदा हुई थी, नूर को 3 साल हो गए, डॉक्टर साहब बेटी पैदा होती है ना तो आपके दिमाग की पूरी जो है ना वो थॉट प्रोसेस ठक 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 हो जाती है। अब मेरा यही होता है कि बस मैंने जो करना है बच्ची को या तो साथ रख के करना है, ऐसा ही है, या कोई ऐसा बंदा हो जो चील की तरह उसके ऊपर नजर रख ले। देखिए बेटों के साथ भी बड़ी उटपटांग चीजें इस मुल्क में हो जाती हैं, लेकिन लड़कियों का एडवांटेज बहुत उठाया जाता है। और 3 बेटियां माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें, उसको फिर आपने निगेट भी नहीं इस करना। सारे को आई थिंक उसको फिर लेके चलना, और एंड देन यू नो शी वाज वेरी अगेन शी वाज वेरी क्लियर कि अगर ये पढ़ रही हैं तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अभी बेटा हमारा जिस तरह इनकी अम्मी ने इंश्योर एग्जैक्टली अभी फहद जो है बेटा हमारा, वो एशियन में पढ़ता था, ये उसको सुबह राइडिंग के लिए लेके जाया करती थी। उसके बाद दूसरे बच्चों को छोड़ा, 6 o'clock, फिर उसकी स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वहाँ से उस करके ही ब्रिलियंटली स्कोर्ड यू नो ऑल ए लेवल्स, स्ट्रेट ए लेवल्स, वेंट टू आगा खान मेडिकल कॉलेज, वहाँ से उसने MBBS किया, वेंट टू अमेरिका, he specialized in internal medicine and now he's a consultant. वाओ। और रिसेंटली दूसरी जो बेटी सुंदर सी छोटी, आप जुगन को बताया ना कि वो जो मैं राइडिंग के लिए जाती थी अर्ली मॉर्निंग, ही वाज नेवर फाउंड ऑफ के भी उसको शौक हो कि राइडिंग का, तो यही इशू था, बट मुझे शौक मम्मा नो आई डोंट वांट टू गो। तो लेकिन बट देखें उस राइडिंग के डायनामिक में उसकी जो दोस्तियां, यारियां और जो डिसिप्लिन आया, नहीं, लेकिन नहीं सिर्फ डिसिप्लिन नहीं आया, अभी रिसेंटली अभी जून जुलाई में मंगोलिया में पूरी वर्ल्ड की एक रेस हुई है, तो उसमें मैं बताता हूँ, पोलो का जो होता है, नहीं मैं बताता हूँ आपको, वो पूरी दुनिया में ही स्टूड 7th in the world in 1000 kilometers horse race, the longest ever horse race in the world, and the bravest man of the race. और उसको ये समथिंग ऑफ द ये 100 ईयर 50 ईयर लड़का क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दें। सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लेंगे, हम बेचारे राहों में पड़े हैं, कुछ हमारा भी ख्याल करें। बट कांग्रेचुलेशन। तो लेकिन ये देखिए ना, ये और है वो बड़ा उसको पाकिस्तान में बड़ा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जी, मैं तो गाड़ी बंगले नहीं आपको वो सैटिस्फैक्शन देते। नहीं यही हम प्लान, बल्कि वी आर टेलिंग अदर पीपल आल्सो कि आपकी जो सबसे बड़ी एसेट एंड प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपके बच्चे होते हैं। आप बच्चों में इन्वेस्ट करें। उससे जो हमारी छोटी है, सुंदर से छोटी जो है, शी इज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। स्किप किया आपने, पहले मेरी सहेली की बात कर, पीछे पड़े रहे, बड़ा मेडिसिन के लिए, लेकिन उसका जो जहन था ना, she was more artistic. She is a very artistic, creative, very smart and very well spoken, and she's a much more well spoken host than me. मैं एडमिट करती हूँ। देखें जो मेरे फ्लॉज हैं और जो मेरे वो हैं मैं जानती हूँ। So the fact is that देखें, I find that in a family of doctors and पढ़े लिखे इतने वो, उस बच्ची ने अपनी जगह बना ली। ऐसा ही है। वरना आप लोग उससे बड़े उसको बेचारी को टॉर्चर करते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं तो को कहता हूँ, you are still doing better than everybody. बिल्कुल, माशाल्लाह। She is a better human being than all of the four. सारे ही आप लोग इतने अमेजिंग हैं। अच्छा, बाकी बच्चे क्या करें, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और बच्चों की तो बातें होती रहेंगी, आप दोनों क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आप भी शुक्र है वापस रिएक्टिव फुली हो गई थी एक सर्टेन पॉइंट के बाद। आपने ब्रेक जरूर ली थी, बट देन यू री एंटर्ड द वर्कफोर्स। और आप भी आजकल, आपने भी मतलब 2023 में बहुत अमेजिंग काम किए। मैं जान रही हूँ कि 2024 में हम क्या करें, ये भी जानना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दुनिया के प्यारे तरीन लोग, एक ऐसा खूबसूरत पावर कपल
40 years ऑफ मैरिज माशाल्लाह, एंड लगता है कि जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हैं और गप लगा रहे हैं, बट बेस्ट फ्रेंड में जो बॉय है उनको बहुत बड़ा क्रश है गर्ल के ऊपर, साफ पता चलता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंट फराह नबीला एंड डॉक्टर खालिद जमील अख्तर। अच्छा, 2 बच्चे रह गए थे हमने बेटे की, एक बेटे की बात कर ली और हमने सुंदस की, मैंने अपनी सहेली की बात करा ली। Okay. 2 और हमारी बेटियां हैं, उनके बारे में वो क्या कर रही हैं? जो रिदा है सुंदर से छोटी, वो इंग्लैंड में होती है, शी इज़ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और वो है भी बड़े अच्छे वहाँ कैम्ब्रिज में है यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह शी इज डूइंग। एंड उससे जो छोटी है आयशा, वो स्पेशलाइज कर रही है मेडिसिन में, और शी इज़ इन द रेंजर्स हॉस्पिटल, तो उसने भी स्पेशलाइज तकरीबन कर लिया हुआ है। तो ये 3 डॉक्टर हैं, और एक मेरी जैसी है, छोड़ दें आप बात। छोड़ दें आप बात। एक तो ये टिपिकल डॉक्टर्स वाला एटीट्यूड ना पढ़े लिखे लोगों का कि मीडिया में काम करना है, वो तो ठीक है, लेकिन नौकरी क्या है जी? एंकर। हाँ जी। नहीं करती क्या हो जी? एंकर नहीं करती क्या हो जी? हम यही करते हैं। लेकिन मेरे सारे बच्चों में ऑन टॉप ऑफ दैट आई सेड माई बेस्ट फ्रेंड इज सुंदर जी, मुझे पता है। और वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। आपका बेटा। और वो कि जी दवाई खाई, ये किया, वो नहीं किया, माँ से भी लड़ पड़ेगी, आधा टाइम हमारे साथ गुजार रही होती है। और आई थिंक मेरे ख्याल में इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव डॉटर्स आर ब्लेसिंग। बट अब अपना बताएं मुझे आप दोनों, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गुफ्तगू में हम पहले की बात करते हुए आज को भूल जाएं। जो गुजरा बड़ा अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों ने टफ टाइम्स भी देखे, डॉक्टर साहब आपके मेडिकल इश्यूज भी अप एंड डाउन रहे। ऑफ कोर्स एक जर्नी में 100 चीज़ें अप एंड डाउन आती हैं। आपने वर्कफोर्स कब री एंटर की मैम? मैंने जब कितने अरसे बाद? हाँ जी, मैं बताती हूँ। देखिए, मुझे जब तक बच्चे प्राइमरी में थे ना, आई वॉज देयर टीचर एज वेल। तो मुझे लगता था कि मैंने ही इनको पढ़ाना है, इनका होमवर्क, इनकी कॉपीज़, इनके बैग्स, वॉट एवर, जो आपको पता है एक माँ की एक्टिविटीज़ होती हैं। उस वक्त तक तो मुझे नहीं लगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, माएँ फिर वापस स्कूल जी जाती हैं बेसिकली। तो ये होता था। फिर मतलब उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि बच्चे सीनियर क्लासेस में गए हैं या प्रोफेशनल उसमें, फिर मैं एक्टिव हुई और फिर मैंने एज अ प्रिंसिपल प्राइवेट कॉलेज में जॉब की। और मीनवाइल फिर मुझे जब शहबाज शरीफ सीएम पंजाब थे तो उन्होंने दानिश कोर कमेटी के उसमें मुझे बोर्ड में रखा और हम 5 साल मैंने उनके साथ भी काम किया। एंड यू मेड अ वेरी बिग डिफरेंस। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है। और इस दौरान मेरा ख्याल है 2004 में मेरी मुनीज़ा हाशमी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे ओपन फोरम ऑफ़र किया था जब वो वीमेन आर करती थी। ये 2004 की बात है। हाँ जी, तो वो मैंने किया जी। एंकरिंग की तरफ वापसी? मेरा ख्याल है अब मुझे लगता नहीं कि आई एम ऑफ दैट एज कि मैं करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है। एंकरिंग तो वाहिद चीज़ है हमारी फील्ड की जिसमें कोई एज की लिमिटेशन। अगर होती तो मैं करंट अफेयर में जाती ना फिर। अच्छा, यू गो इनटू करंट अफेयर्स? हाँ जी, मैं आपको कहा ना न्यूज़ करती थी। मुझे पता नहीं, मुझे सच बोलने का बहुत शौक है। हमारी एंटरटेनमेंट से क्यों कोई प्यार नहीं करता? हम तो भागते हैं करंट अफेयर से। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं बना सकती, बस मुझे होता है कि टू द पॉइंट बात, तो वो न्यूज़ में और करंट अफेयर में चल सकता है। वो आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाती। तो लेती हैं आप इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स के शोज एंड स्टफ लाइक दैट? हाँ देखती जी, हैं? मैं देखती भी हूँ, बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में? इफ शी सेड वन डे कि जी मैं अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट होस्टिंग माय ओन शो। हाँ, आई थिंक आई हैव टोल्ड हर मेनी टाइम्स। हाँ जी, कहते हैं। बल्कि मैं नॉट ओनली मेनी, अच्छा आपको नॉट ओनली मेनी टाइम्स, बल्कि मैं कई दफ़ा इसको लेकर भी आया और शी डिड कपल ऑफ मोर प्रोग्राम्स। लेकिन आई डोंट नो, देन इसका सारा जो कंसंट्रेशन होता है, बच्चे पहले बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, अब अब बच्चों के बच्चे बच्चे। नहीं, बल्कि आप जो करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, मुझे मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने 82 में जो न्यूज़पेपर पे जो फोरम्स हैं, आपको पता है फोरम जो होते हैं, वो मैंने स्टार्ट किया था। आई डोंट वांट टू नेम दैट न्यूज़पेपर ऑब्वियसली अभी। नहीं, आप लोग जंग फोरम। अच्छा, जंग फोरम, हाँ जी, वो स्टार्ट करने वाले जंग फोरम्स के अंदर। आप लाइब्रेरी आर यू सीरियस? आई एम सीरियस जी। ये तो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी निकली। वो जरा बेहतर रिसर्च मैंने काफी ऐसा मैंने वो किया, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ एमबी, तो मैंने वो किया एज अ स्टूडेंट। हाँ जी। सो व्यूअर्स, एनीवन हु सेज दैट औरतों को औरतें केपेबल नहीं, ये उस टाइमलाइन की बात कर रही हैं मैम जहाँ पे अभी लोग अपने अभी बच्चियों को कॉलेज भी भेजते हुए कतराते थे। ऐसा ही है। कॉलेज सिर्फ भेजा जाता था
कि भाई FA कर ले तो शादी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चलो जी हाय हाय उम्र ही निकल के चल BA करा दो, इसी दौरान शादी कर देंगे तो निकल जी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कनेड भेजना, नहीं, होम ये तो इकोनॉमिक्स हाँ, भेजना, इन बहुत सब मुश्किल जगह था। और आपको पता है मैम उस जमाने में भेजा जाता था नहीं। सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऐसा ही कि है। वक्त निकल जाए फिर आगे इसकी नहीं, शादी इसमें करें। जुगन एक और भी बात है जो आपने कहा कि बच्चियों को भेजा नहीं जाता था, मेरा ख्याल है उसमें ना थोड़ा ये भी है कि बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए माँ बाप को। मेरी नज़र में मेरी माँ ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया। आप देखें, मुझे उन्होंने PTV पे, मुझे याद है जब मुझे न्यूज़ की ऑफ़र आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इजाज़त मिल जाएगी घर से। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे चूँकि शौक़ है, मेरी माँ मुझे इजाज़त ज़रूर देगी और अम्मी ने दी। मेरे फादर ने भी मुझे अलाउ किया कि उन्होंने कहा हम अपनी बेटी पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और फिर बेटियों को भी चाहिए कि उस ट्रस्ट को मेंटेन रखें। मेंटेन करें। जी, ये बात है। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहब? आप तो खैर जो करते आए, हमने बड़ी दफ़ा अपने शो पे उस पर डिस्कशन की हैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी किए हैं, बट मोस्ट रिसेंटली क्या आपने किया? क्योंकि डॉक्टर साहब अब तो आप चुप चुप करके करना शुरू हो गए हैं चीज़ें, पहले तो हमें पता चलता था, अब तो आप बहुत ही चुप हो गए हैं। नहीं, एक तो पिछले कुछ 4-5 सालों से मैं फिजिकली एंड मेडिकली हेल्थ वेरी इश्यूज वेल, रहे। बल्कि मैं अभी आपको बता रहा था 6-7 महीने पहले आई लॉस्ट माई लेफ्ट आई ऑल्सो, और इससे भी मेरा बहुत ज़्यादा, मैं अब व्हील चेयर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गया। बट हैविंग सेड जबकि यू हेट द व्हील चेयर बिकॉज आपको अपनी पर्सनल मोबिलिटी पसंद है, बट एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर ऑब्वियसली लेता एक जगह से विजन सारी ना जी, नजर आ बिल्कुल, रही हो लेफ्ट बिल्कुल, साइड से हाँ। तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं इस वक्त जो गुज़श्ता साल गुजरा है, मेरा जो सबसे बड़ा एम था वो ये था कि आई वांटेड टू स्पेशलाइज डॉक्टर्स, तो वो मैंने किए फॉर द लास्ट 30 इयर्स। MBBS के बाद तकरीबन 5 साल का FCPS, दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन पाकिस्तान इन रीहैब मेडिसिन, तो मैं इसका फर्स्ट डीन था। तो वो मेरा सिलसिला चल रहा है। वी आर ट्रेनिंग आर्मी डॉक्टर्स, वी आर ट्रेनिंग सिविलियन डॉक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली सिविलियन डॉक्टर्स ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट ब्रेन है। ड्रेन का बड़ा इशू है मैम। आप देखिए लड़कियां, और ये हम मर्दों से ज़्यादा औरतों में डॉक्टर साहब देखते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख के या तो शादीशुदा हो जाती हैं इस मुल्क में, या अगर डॉक्टर है US असेंबली का पेपर पुपर दिया जिधर का भी हुआ गायब, बिकॉज देश से स्कोप नहीं है। अच्छा, तो ये सब भाग जाएंगे हाँ तो जी, हमारा क्या हमारा बनेगा क्या है? पाकिस्तान असल में? में यही बिल्कुल बाज़ औक़ात, बल्कि आपको हमारी कितनी दफ़ा ऑफर हुई बाहर के ममालिक से? एग्जैक्टली आप तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इंटरनेशनल हुई, हमारी हाँ। एक भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर आई स्पोक टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड आई टोल्ड हिम, मुझे तो लगता है कि मैं सऊदी अरब के लिए डॉक्टर तैयार कर रहा हूँ। जो डॉक्टर यहाँ पे क्वालिफाई करता है, ही फ्लाइज ओवर टू सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स। नहीं तो डॉक्टर साहब को भी ऑफर आई थी कि पूरा डिपार्टमेंट सेट करें सऊदीया से, लेकिन तो फिर बहुत नहीं गए। दफ़ा, लेकिन मेरा तो मैम इनको कमिटमेंट किस और जगह था। से नहीं ऑफर आई, जिधर भी जाते थे जब ये अपने डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे, वहाँ पे इनको खड़े खड़े ऑफर्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के भी, आप टीचिंग हॉस्पिटल्स में आके ऐसा ही बाहर है। पढ़ाएं और वहाँ पे आप करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में नहीं कमाते, आप करोड़ों में आप कमाते हैं। नहीं, लेकिन- लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत, हाँ, खालिद को पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत है, अपने कॉज से मोहब्बत है। मैं और आप दोनों एज अ कपल इस मुल्क से बड़ा प्यार करते हैं ना। देखिए जब सिर्फ एक बंदा हो तो फिर भी बंदा जबरदस्ती में, अक्सर ऐसा होता है हाँ जी। कि बंदा नहीं जाना चाहता, औरत पुश कर रही औरत, होती है हाँ। कि चले यहाँ से, चले यहाँ से, बच्चों का पासपोर्ट हो जाएगा, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, नहीं, उधर she's so जाके फिर cooperative। टैक्सियां चलानी मैं पड़ती जो आपको बताऊं, देखिए मैंने ये एकेडमिक साइड अगर छोड़ दें, हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड, इनके लिए सारी स्पोर्ट्स का बंदोबस्त मैं करता हूँ, एंड शी इज़ विद मी। फिर उसके बाद इनके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वी गो टू सो मेनी सेंटर्स, इवन वी हैव अ कोलैबोरेशन विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सो देयर शी इज़ विद मी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लीगल बहुत से मैटर्स हैं जो हमने भी पुट अप किए, तो ये इकट्ठे हो के ही काम किया जा सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती थी और मैडम आपसे भी, जी जी। इस फोरम पे कि प्लीज़ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका लिखा हुआ है कोटा ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हाँ। लेकिन वो लोग हायर नहीं करते डिफरेंटली एबल्ड। PTV में आप देखें कितने हमारे लोग हैं, व्हील चेयर पे भी हैं, अगर पोलियो रह चुका है, मतलब आपने देखा कि बहुत से लोग PTV पे ऐसे काम कर रहे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, और बिल्कुल नॉर्मली हमारे साथ शाना बशाना जिस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं। नहीं। लेकिन 90% जो बाकी जगहें हैं जो मैं देखती हूँ, वहाँ पे नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं आप होता बिल्कुल है। ठीक करिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट टाइम आई मेट द चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, और उसके अंदर ये तय पाया था कि हम आइंदा जिस अदारे के अंदर कोटा नहीं फॉलो हो रहा उनको फ़ाइन करेंगे, और अगली दफ़ा जब वो लोग भर्ती करेंगे तो उस कोटे को पूरा करेंगे। कुछ अदारों में हो रहा है, लेकिन जुगन आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो ये भी नहीं हो रहा। लेकिन इस दफ़ा मैंने एक स्लोगन रेज़ किया है और मैंने एक प्रोटेस्ट भी किया है, एंड आई
some very higher authorities and I said कि हमें ये लगता है कि असेंबलियों के अंदर दे शुड बी अ स्पेशल सीट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ताकि वो अपने राइट्स वहाँ पे मनवा सीट्स सकें। एग्जैक्टली सीट नहीं सीटें होनी चाहिए प्रोविंशियल असेंबली में भी, नेशनल में भी, National Assembly में। क्योंकि देखें वो होता ये है कि जो दूसरे लोग होते हैं दे प्लान फॉर अस बट वी से प्लान फॉर अस नॉट विदाउट अस। अब डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, आपसे जब तक मुलाकात नहीं हुई, जब आपकी और मेरी गप नहीं लगी, तब तक मुझे रैंप की वैल्यू नहीं समझ आई थी। बिल्कुल आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि बच्चे तो इट्स वेरी इजी टू थिंक कि रेस्टोरेंट चले जाया करें। हम लोग नहीं देखते लोगों को रेस्टोरेंट्स में इधर उधर, इसलिए नहीं देखते क्योंकि रेस्टोरेंट तक तो चलो पहुंच गए, ऊपर कैसे आगे जाएंगे? नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर सकते। शॉपिंग नहीं कर आप कोई सकते। मॉल देख लें, उनके अंदर इतना प्रॉब्लम होता है, वो गाड़ियों में बैठे रहते हैं और वो चीज़ें ला ला के उनको दिखा रहे होते हैं। आई थिंक ऑन द होल दिस सिटी शुड बी एक्सेसिबल, दिस कंट्री शुड बी एक्सेसिबल। और मैं एक और जुगन बात बता दूं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। डिसेबिलिटी जो है ना ये 3-4 सेकंड्स में आ जाती है। आप सड़क पे जा रहे हैं, Accident? आपको कुछ पता नहीं है जी, अपने अगले आपको लम्हे हेड इंजरी हो गई, आपको कोई आप वायरल इन्फेक्शन हो गई, यू डोंट नो, कोई ब्रेन की आपकी नाली फट गई, हेमरेज हो गया आपको। तो इसलिए वी शुड बी वेरी जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड दे मस्ट इस सेहत को अल्लाह की अमानत समझ के इसका ख्याल रखें। और आई थिंक दैट्स हाउ दे शुड लिव। मैम, बहुत सी यंग लड़कियां जी आपको देख के मोटिवेट हो रही होंगी और यंग लोग आप लोगों को एज अ कपल देख के मोटिवेट हो रहे होंगे। एक तो आपने ऑफकोर्स अपना पॉइंट अक्रॉस किया कि किसी स्टेज पे मतलब किसी एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड एज अ मदर एज अ वुमन यूजुअली वी एंड अप हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन रिजेंटफुली नहीं। देखिए बहुत सी चीज़ें मैंने गिव अप की इन द प्रोसेस। अगर मैं बिटर हो जाती जी तो वो एक रिजेंटमेंट आ जाती हाँ है, जी, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत मुतमईन मुझे लग रही हैं। तो ना एक सेकंड के लिए माथे पे वो कुछ आ जाता है कि एक्सप्रेशन आता है कि यार आई गिव अप एवरीथिंग, मुझे क्या मिला। लेकिन आप फिर भी अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पीछे दीवानी। जी सो मुझे ये बताइए कि आप द फॉर्मूला टू लिविंग अ हैप्पी लाइफ क्या है आपकी नज़र में, एंड डॉक्टर साहब आपका भी, क्योंकि मुझे पता है दोनों की राय फर्क होगी। नहीं ऐसा नहीं हेंस होगा। बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं देखें जो हैप्पी लाइफ, आप अगर हैप्पी मैरिड लाइफ की बात कर रही हैं, हैप्पी लाइफ मैं कह रही हूँ happy, टोटल। देखिए आपकी तरह अगर कोई लड़की कामयाब होना चाहती है, हाई अचीवर, वेल एजुकेटेड, मैरिड, चिल्ड्रन, फैमिली, ऑल्सो करियर ओरिएंटेड एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी, मैम यू आर अ कंप्लीट वुमन फॉर अस। थैंक यू। सो हाउ डू वी लिव दिस लाइफ, मैं ये जानना चाहती इट्स वेरी सिंपल। आप अपने कॉज के साथ मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आप अपनी फैमिली के साथ जब मोहब्बत करते हैं तो खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। मतलब बस ये सब कुछ आपके अपने अंदर अल्लाह ताला खुद ही आपको गाइड करता है कि ऐसे करें, और अल्लाह ताला आपको अपनी उस मंजिल तक ले जाता है कि अब आप मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। थैंक यू सो हूँ। मच। मेरे जैसा मेरी क्या औकात मैम, हमारे लिए इतना बड़ा ऑनर है। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब तो अपनी जगह डिफरेंट टेलीविजन पे जाते हैं, फोरम्स पे जाते हैं, आप कॉजेज़ के लिए पहुंचती हैं, इंटरव्यूज़ आप कम देती हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम एक दफ़ा फिर बैठ के बात करें, क्योंकि इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम। एक तो टू कैच अप एंड फाइंड आउट कि आप क्या कर रही हैं, एंड अभी भी वही सोच है जो उस वक्त थी। जी ऐसा ही। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी कि पहले से ज़्यादा मज़ीद और पॉजिटिव सोच जी हो जी गई है माशाल्लाह। बिल्कुल। नहीं फ़र्क, आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मियाँ बीवी के खुश होने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, ये राज है, वो है एक दूसरे को स्पेस दें, सांस लेने की जगह दें भाई। सांस लेने की जगह दें, नंबर 1। और नंबर 2 आई ऑलवेज से मियाँ बीवी का वाहिद रिश्ता है जिसमें हार जीत नहीं होती बल्कि हारने वाले की जीत होती है। और तीसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जब तक ट्रस्ट रहेगा ना तो कभी भी बदगुमानी नहीं आ सकती। मतलब मुझे अगर कोई ये कहे ना कि जो इफ़ शी टेल्स मी कि इस दीवार के पार ये है, तो आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल बिलीव इट, बिकॉज वो एक ट्रस्ट लेवल आपका बना हुआ है। तो ये सिंसेरिटी होती है। एंड आई ऑलवेज से, आई टेल माई डॉटर्स ऑल्सो, और बाकी जो सुन रहे हैं वो भी जो मेरी डॉटर्स हैं सारी, मैं यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में हाफ ट्रस्ट कोई चीज़ नहीं होता। Either you trust और नॉट। or you don't trust. देखिए ना आजकल मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, गलत चीज़ है। बीवियां गलत मियों चीज़ है। के सोशल मीडिया को हैक कर रही होती हैं, उनके ईमेल अकाउंट से आधे कैमरा मैन मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त कि सानू पूछो। नहीं, देख मैंने
ऑनेस्टली बाबा मैंने आज तक फैसल का फ़ोन, मुझे फैसल का पासवर्ड ही नहीं पता फ़ोन का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसकी पर्सनल चीज़ है, पर्सनल चीज़ है। लोग कहते हैं ना मियाँ बीवी में कोई चीज़ पर्सनली होती है, एक्सक्यूज मी, पर्सनल होती है। इंसान एक इंडिविजुअल भी है। सो आई थिंक साथ तो लेने दो। द बॉटम लाइन इज यू नो, आप स्पेस दें, रिस्पेक्ट दें। मैं आपको बताऊं, जो औरत होती है ना, एंड आई एम श्योर औरत जो होती है ना, उसको मोहब्बत मिले, लेकिन मोहब्बत से भी ज़्यादा उसको इज्जत की ज़रूरत है। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमन। रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये माजरत के साथ हमारी सोसाइटी में है, हमारे यहाँ तो थप्पड़े भी लगा देते हैं और उसको मोहब्बत का नाम। कि अगर मतलब वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा मेरे इंटरव्यू से, लेकिन बात वही है, मैं अभी यही कह रही थी कि आजकल जो मतलब आजकल तक अभी तक यानी लाइक जब आई गॉट मैरिड तो अब 40 इयर्स के बाद भी मतलब औरत की तजलील हमारे मुआशरे में क्यों की जाती है, दिस इज द पॉइंट। बहुत दुख है मुझे इस बात का। यही हाँ, तो क्यों हम प्राइड लेते हैं औरत की तजलील में, क्यों मियाँ तजलील करके खुश होता है। एंड देखे ना, मतलब यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। परसों तो गई थी अपनी माँ के घर। ओ भाई मैं आई उस घर से थी, मैं पैदा ही उस घर में हुई थी, सारी जिंदगी मैंने अपनी उस माँ के साथ गुजारी। अगर मेरा हफ्ते में 6, अगर हर रोज भी मैं जाऊं तो मेरी माँ है यार। हाँ जी। तो इस किस्म की चीजों पे रोकना, देन हाथ उठाना और फिर बाद में कन्विंस करना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो तुम्हें मारता हूं। जिसने हाथ उठा लिया बस वो फिर बुरा ही है। देखिए, अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो फिर आप औरत से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। और अगर आप औरत पे शक करते हैं तो इसका मतलब है कि जो नुक्स है वो आपके अंदर है, अपनी अपनी आप पर्सनैलिटी खुद में बदगुमान शख्स हो। इसी तरह अगर आप अपनी बीवी पे बंदिशें लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप पे बंदिशें लगनी चाहिए। सो आई सिंसियरली बिलीव, और मैं आपको बताऊं कि जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये रोल मॉडल होते हैं आपके बच्चों के। अगर आप ऐसे होंगे ना, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी फिर जब शादी करेंगे तो एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम है। और पढ़े लिखे माँ बाप को तो दे शुड बी वेरी अच्छा। एक और बात मैं मिस ना करूँ यहाँ पे, इसी तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो जो बेटी की माँ है उसको ये नहीं करना चाहिए कि वो बेटा बस बेटे को प्रॉपर्टी समझ के बस बैठ जाए और बहू को स्पेस ना दे। बीवी के अपने हुकूक हाँ जी, है। देखें जी, ये भी इस मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया माजरत के साथ। बिल्कुल कि जब आप सास बने तो बस आप कहें नहीं है क्योंकि मेरा पुत्र है, बस मेरा ही है। मतलब वो किसी का खामन भी बन जाता है, किसी का बेटा बाप भी बन चुका होता है। मेरी तो दोस्त के हनीमून पे उसकी सास साथ गई थी। हाँ, ऐसा ही है ना। मैंने कहा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें कहना चाहिए था कि आंटी आप और बेटे जाएं, आप हनीमून से आए, मैं रिलैक्स करती हूँ, चिल करती हूँ, मैं घर शर सेट करती हूँ, चीजें वो करती हूँ, जब हमने जाना कब चले। मतलब हनीमून कौन सा हनी दे नाल मून, अगर साथ में द मून इज ऑफ द साथ। नहीं, वो हनीमून तो जो नहीं आम खाना खाने के लिए नई शादियां होती है ना, तो साथ में। अच्छा, पता है मैंने अब ये देखा है, अब हमारी सोसाइटी में मतलब जो बेटों की माएँ वो बेटियों मतलब बहुओं की छोटी छोटी खुशियाँ चुराती हैं। आप समझे बात मेरी, छोटी छोटी जो वो उनकी अर्ली मैरिज की जो खुशियाँ। बेटा कोई गिफ्ट लेके आया अपनी बीवी के लिए, उसको देखा कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत है, अम्मी जी तुसी ले लो। भाई आप क्यों कह रही हैं, आप इसीलिए कह रही हैं ना ताकि आप। सो ये वाली चीजें जो है ना, देखिए अल्टीमेटली जो हमारा पॉइंट था इस खूबसूरत कपल से आपको मिलाने का, कि आप अकम्पलिश्ड ब्रिलियंट हाई अचीवर्स होके एक खुशहाल जिंदगी और एक हैप्पी मैरिज भी गुजार सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप बड़े कामयाब और सक्सेसफुल है तो मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब ही होगी। आई एम सॉरी, चीज़ उतनी डिस्टर्ब होती है जितना आप उसको डिस्टर्ब होने देते हैं। ये दिस इज द पॉइंट। मैं हमेशा ये डॉक्टर साहब से भी कहती हूँ कि लड़ाई तभी होती है जब आप करना चाहते हैं या होने देते हैं। हाँ, तो वही बात है। नानियाँ कहती थी ना, एक चुप 100 सू के बंदा चुप हो जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन वो मैं नहीं हूँगी डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं चुप नहीं हूँगी। नहीं, लेकिन ये बात अब बिल्कुल है कि मेरी इल्तिजा है उन सब माओं से जो सासें हैं, खुदा के लिए अपने बेटों की पर्सनल लाइफ में दखल देना छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि ये जहर है उनकी जिंदगी, आइंदा जिंदगी, बल्कि नस्लों की जिंदगी भी जहर बन जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड दीज आर थिंग्स टू बी केयरफुल ऑफ। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जी मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ इतनी चिल्ड आउट खातून है माशाल्लाह। और वो अक्सर मम्मी जो है, मैं को बुलाती मम्मी, अक्सर फैसल को डांट देती कि भाई शी इज बिजी, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड शी इज डूइंग ऑल दिस, व्हाई कांट यू डू दिस। नहीं, लेकिन ये होना ऐसा ही चाहिए ना, ऐसा है नहीं, लेकिन ना अक्सर जगहों पे तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हांडी रोटी के ऊपर नजर डालिए जल्दी से, और फिर आप दोनों से मैंने पैगाम भी लेना है।
एक्चुअली पैगाम तो मैंने ले लिया, मैंने आप दोनों से ये जानना है कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट। एक होता है ना जब इंटरव्यू होता है, व्हाट इज योर 10-year गोल, सो फ्रॉम दिस बॉय अच्छा एंड पता गर्ल। है, अभी हमने इतनी बातें की, एक बात हमने मेंशन ही नहीं की। आपको मैं बता रही थी कि डॉक्टर साहब की आदत थी कि भी बहुत, जैसे आप लोग इंटरव्यूज़ में भी बातें करते हैं तो बड़ी फ्लो में बात करते हैं। तो मैंने एक दिन, वैसे ही काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करें कि आप ना किताब लिखें। तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मुझे नहीं कुछ आता, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं लिखूंगा? मैं कहा नहीं, बस आप, मुझे लगता है, मैंने एक्सप्लोर किया इनके अंदर का राइटर, और मैंने इन्हें कहा आप लिखें। और इन्होंने मजाक मजाक में वो पहली किताब लिखी और इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और इसीलिए तो जब भी इनका इंट्रोडक्शन हम करते हैं, हम न्यूरोलॉजिस्ट के साथ फॉरेन राइटर एंड देन मोटिवेशनल। तो फिर मैंने भी इनके साथ दूसरी किताब लिखी ना, 2 किताबें मैंने और इन्होंने मिलके लिखी, और टाइटल अक्सर मैं ही देती हूँ इनको किताबों के। वो हम करते ही हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है उसको इकट्ठा करके और फिर एक किताब की सूरत में ले आते हैं। तो सो फार हम 12 किताबें लिख चुके हैं, 12 बुक्स। अमेजिंग, अमेजिंग, माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, आप लाइफ पार्टनर्स के साथ हर चीज़ का पार्टनर बन सकते हैं। अगेन आई थिंक वराज जी और मेरी एक सोच सिमिलर है, होता वही है जो आप होने देते हैं। ऐसा ही है। देखिए, रब ने कुन कहना है, अल्लाह ताला ने यस या नो कहना है, उसके बाद आपके कंट्रोल में है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं। रब ताला यस कह देते हैं, आप डीफोकस्ड इधर उधर निकले हुए हैं मिसगाइडेड मिसाइल की तरह, तो आप नुकसान ही करेंगे। अच्छा, किचन में जल्दी से नजर डालते हैं, ये देखा ना 40 इयर्स की मैरिजेस भी होती हैं और खुशहाल भी होती हैं माशाल्लाह। इंस्पिरेशनल माशाल्लाह। किचन में क्या हालात है? सब रेडी जैसे है। भूल गए हो कि खाना जी किसी जी से जी, बताना है। मैं बिल्कुल खोई हुई थी उनकी गुफ्तगू में। हमारा आलू मटर पुलाव रेडी है, सैलेड, रायता, ऑल गुड टू वैसे तो चावलों का तैयार हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना तैयार कर दिया, वो भी ठीक है। थैंक यू जान। थैंक यू सो मच। ओके, इन क्लोजिंग, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट? सबसे पहले मैम आपसे, आगे तक ही प्लान है? मैं वैसे चाहती हूँ, ये वो बात मैंने अभी आपसे की है ना, कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम बनाऊँ जिस पे जो औरत है ना वो अपनी आवाज़ उठा सके। जो ये मज़लूम औरतें घरों में पिसती हैं और बेचारी बोल भी नहीं सकती, ये जो इज़्ज़त है ना हमारे इस माशरे की, सो कॉल्ड इज़्ज़त, जिसकी वजह से घरों में बेचारी औरतें घुट घुट के जी रही हैं और मर भी रही हैं। लिटरली मुझे उनके साथ बहुत हमदर्दी है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी आवाज़ बनूँ। कोई तो उनको हाईलाइट करे, कोई तो उनको सपोर्ट दे। कोई ऐसा कानून होना चाहिए हमारे माशरे में भी, जैसे बाहर के ममालिक में औरत के ऊपर अगर आप ज़रा भी जुल्म सितम करें तो पुलिस भी पहुंच जाती है। खैर मैं ज़्यादा हार्श हो रही हूँ, लेकिन यहाँ भी ज़रूर ऐसा कोई कानून होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से दी, सो आई गॉट अ वेरी कंक्रीट प्लान। आई वांट टू मेक बिग ब्रदर होम्स, और वो मैंने आइडिया इस तरह लिया है कि मैंने ये देखा है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, बच्चे, जब उनके माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से, तो बिल्कुल लावारिस और बहुत जल्दी मर जाते हैं, वो जिंदा ही नहीं रह पाते। ज़ाहिर, और माँ बाप का सबसे बड़ा फियर ही एंड होता नोबडी है। इज देयर टू लुक आफ्टर देम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, एक हमारी जस्टिस साहब हैं उनके साथ मिलके, कि लोग अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की जो विरासत है वो उनके नाम करें, स्पेशली जो ऐसे बच्चे हैं, और उनके हाउसेस बनाएं, और फिर दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय a committee consisting of judges, lawyers and few other जो दानिश्वर हैं, ताकि वो जब तक जिंदा रहें वो किसी के चंदे के पैसे पे ना रहें, अपने बाप के पैसों पे अपने बाप के पैसों पे रहें, और फिर उसको मेंटेन भी किया जाए। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, सबसे बड़ा बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर साहब ने, सबसे बड़ा फियर माओं का सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि कल को हमारी बेटियां जब घरों से जाएंगी तो पता नहीं किस लेवल का जुल्म और तशद्दुद वो बर्दाश्त करेंगी। अगर मैम इस टाइप का कोई फोरम क्रिएट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली, तो हम सब के लिए, हम सब औरतों के लिए और सब माओं के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, क्योंकि माओं का सब के लिए सबसे तकलीफ चीज़ यही होती है। साथ साथ एज अ मदर ऑल्सो अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चे जो हैं वो न्यूरोलॉजिकली डाइवर्जेंट नहीं हैं, लेकिन जिनके हैं, जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनका सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें कुछ हो गया। सीधी बात है, भाई बहन भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिलियाँ संभालें या अपने डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन को संभालें। ऐसा कोई सिलसिला बिग ब्रदर होम्स बन जाए तो कितनी खूबसूरत बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों प्यारे इंडिविजुअल्स को एज अ कपल एंड एज इंडिविजुअल्स अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। बहुत प्यारे, बहुत ख़ास लोग हैं और हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट है। अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।